तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर एल्डर जंग हाई भी आ जाते हैं और उनको देखते ही सेलिंग एक्साइटेड हो जाता है और उनके सामने कोई चीज़ करता है और कहता है सर देखो तो एल्डर मेरे हाथ में क्या है। और फिर आगे तो अब उनको दिखाया जाता है एक प्राइवेट रूम को, जहाँ पर बैठकर ये तीनों मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग एल्डर जंग हाई को सारी बात बताते हैं कि क्या क्या हुआ, दिखाते हैं। सुनते से वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, तो क्या तुम हेवनली पनिशमेंट वालों के साथ इस तरह से उलझ गए थे? तुमने तो जरूर उनको नाराज़ कर दिया होगा। लिन चिल्लाते हुए कहता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जीत गए थे, मैं जीत गया था। एल्डर फटाक से अपने पास से डिब्बा निकाल के टेबल पर रखता है और कहता है मैं इसे वापस करता हूँ अभी। अब लोग इसे ले जाके हेवनली पनिशमेंट सेंटर वालों को देंगे माफी के तौर पर, इससे कम वो तुम्हें जान से तो नहीं मारेंगे। लेना फटाक से वो डब्बा खिसकाते हुए एल्डर की तरफ करता है और कहता है तुम परेशान मत हो, बल्कि मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि वो परेशानी पैदा करने के लिए अब वापस ही नहीं आएंगे। तुम चिंता मत करो, बल्कि मैं तो इस बात को लेकर ज़्यादा वरीड हो रहा हूँ कि अब वो लोग परेशानी खड़ा करने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। और अगर तुमने इसी तरह से ऐड करना कंटिन्यू रखा तो मैं इस लावा क्राउन हार्ड को गरम गरम पॉट में डाल दूंगा। हाँ। एल्डर सीरियस होकर खड़ा हो जाता है, कहता है मिस्टर लिन घबरा जाता है और फटाक से अपने हाथ उठा लेता है डिफेंस के लिए। तभी वो एल्डर लिन के सामने झुक जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए उनसे बदला लिया, यहाँ तक कि उनसे उलझने से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए किया। मैं तुम्हारे इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा और इसके अलावा ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और उनके ऊपर बिल्कुल भी ईजी नहीं जाने वाला। और अगर वो तुमको मारने के लिए आए तो पहले उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। जियांग हाई के बात सुन के वो दूसरा एल्डर कहने लगता है तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। जब जियांग हाई छोटा था तो उसे किसी भी बात का डर नहीं था और मुझे लगा था कि वो बदल गया है। और फिर दिखाते वो एल्डर कहता है अब तुम हेवनली पनिशमेंट सेंटर वालों से बिल्कुल भी बिल के लिए नहीं पूछ सकते। तो दिखाया जाता है जियांग हाई लिन को अपने साथ लेके कहीं पे जाने लगता है और कह रहा होता है मैं इस ब्रूटल हार्ड नेट के सिर्फ 3 स्टेट लूंगा और लेवल अप करने के बाद मैं तुमको उसको वापस करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। लिन पूछता है क्या तुम किसी और को जानते हो जो पिल बना सकता है? एल्डर कहता है नहीं, इसलिए हमें हेवनली सेंटर वालों में से ही किसी से सीक्रेटली तौर पर पूछना होगा। लिन हैरान होते हुए पूछता है अच्छा तो ये क्या पिल बनाने के बारे में है? और साथ ही वो इमेजिन करने लगता है कि लास्ट टाइम उसने कैसे वो पिल बनाई थी। चाहे जो भी हो, अगर एंड में तुमको कोई और सोल्यूशन नहीं मिलता है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यानी कि लिनो से पिल बना के देने के बारे में बात कर रहा है। तो दिखाया जाता है ये लोग झाऊ रेसिडेंट फ्रंट गेट पर पहुंच जाते हैं। एल्डर बोलता है आज तुमको ट्राई करना होगा और इसमें सेटल होने की कोशिश करनी होगी। तुम्हारा काम छोटे मोटे काम करना है और एक स्टडी कैंपेन बनना है। और फिर जैसे एल्डर दरवाजा खोल के लिन को अंदर साइड लाता है तो उसके सामने मतलब कि कट से कोई निकल जाता है। वो आवाज़ देता है मैनेजर झाऊ, बट वो उसको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है जैसे कि उसने एल्डर की बात सुनी ही नहीं। लिनियन उसे बोलता है उसने तो तुमको इग्नोर कर दिया, अब तुम क्या करने वाले हो? एल्डर बताता है शायद वो किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा ही बिजी होगा इसलिए उसने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैनेजर झाऊ एक हाई रैंकेड सर्वेंट है, उसे फर्स्ट नेम दिया गया है झाऊ का, इसलिए उसको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मत करो। और फिर यहाँ से हमें मैनेजर झाऊ को दिखाया जाता है जो कि उसके मास्टर के रूम के सामने पहुँच जाता है और खड़खड़ाते हुए बोलता है मास्टर के मैं अंदर आ सकता हूँ? उसका मास्टर बोलता है हाँ आ जाओ। और क्या हुआ? वो उसके सामने थोड़ा झुकता है और कहता है कुछ गलत हो गया है। दिखाते सुनते से उसका मास्टर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, गुस्से के साथ बोलता है क्या हो गया है? मैनेजर झाऊ घबरा जाता है और झुकते हुए बोलता है मास्टर हेवनली पनिशमेंट सेंटर वाले वो नहीं है जिसने उन 1000 डॉन्ग पिल को खरीद लिया, बल्कि एक यंग लड़के ने खरीद लिया है उन सारे पिल्स को जिसका नाम लिनियन है। उसका मास्टर कहता है गवर्नमेंट ने बहुत सारे पिल्स को बेचना शुरू कर दिया है। असल में तो वो लोग त्यांजू सेंटर को सपोर्ट करने वाले लोगों का रिएक्शन देखना चाहते थे और सभी को अपनी पावर भी दिखाना चाहते थे। और वैसे क्या तुमने उस लड़के के बारे में कुछ पता लगाया जिसने उन गोलियों को खरीदा? और आखिर टियानजू मैन ने उसे रोका क्यों नहीं खरीदने से? और शायद यहाँ पर जूमैन सेंटर से मतलब हेवनली पनिशमेंट सेंटर वालों से ही है, शायद ये उसको दूसरे नाम से भी बोलते हो। तो दिखाया जाता है वो मैनेजर कह रहा होता है कोइंसिडेंटली जैन हाई ने जिस लड़के के बारे में उनको रिकमेंड करा था ना वो स्टडी पार्टनर की जॉब के लिए, वो वही बंदा है जिसने उन 1000 पिलों को खरीदा था। और जहाँ तक बात रहा कि उन सेक्टर वालों ने उसको रोका क्यों नहीं, असल में उस लड़के ने उनके साथ एक बेट लगाई थी पिल बनाने की और उसने सक्सेसफुली मैनेज करते हुए पिल बना ली और वो जीत गया। क्या वो जीत गया? मतलब कि तुम कह रहे हो कि वो लड़का पिल बना सकता है? हाँ मास्टर, लेकिन लियांग के अकॉर्डिंग उसने एक कमरे में बंद करके सीक्रेटली उस पिल को बनाया और पिल बनाते दौरान उसका कॉर्डन भी एक्सप्लोड हो गया था। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो सक्सेसफुली एक पिल बना पाए, लेकिन उसने ये कर लिया। और यहाँ पर ये थोड़ी शक करने जैसी बात लगती है। उसका मास्टर कहता है हाँ ये बात सेंस बना रही है, पिल बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उस लड़के के ऊपर इतना अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तुम द गवर्नमेंट अवार्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, वो आने वाला है, उसके ऊपर नज़र रखने में मेरी हेल्प करो। वो कहता है समझ गया मास्टर।
और फिर इसके बाद हमें बे गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर लिन को अपने साथ ले जा रहा होता है और बताता है मैंने तुम्हारे लिए जो जॉब ढूंढी है उसमें तुम्हें फेंगहुआन रेजिडेंट में किसी का स्टडी पार्टनर बनना है। फेंगहुआन रेजिडेंट ये वो जगह है जहाँ पर मेयर की तीसरी बेटी रहती है। वो करीब 5 साल तक पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर रही। लो अब लोग यहाँ पर आ गए, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो अब तुम अपने कामों को करने के लिए मजबूर होने से बच सकते हो और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर सकते हो। दिखा दिया सुनते से लिन मनी मन कहता है क्या मतलब कि इस जॉब में मेरे को कोई बुली करने वाला नहीं होगा तो क्या मेरे को ये जॉब लेना व्यर्थ नहीं होगा, मेरे लिए बेकार होगा ये तो जब कोई मेरे को बुली ही नहीं करेगा। और फिर वो एल्डर से कहता है अगर तुम मुझे सबसे घुसेल के बच्चे की देखभाल करने के लिए कहते हो तो ये बोरिंग काम मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा। एल्डर उसको एक कुछ देते हुए बोलता है ये भाई दुनिया की तरह नहीं है, तुमको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा, उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश ना करो जो तुम्हारी नहीं है। एल्डर एक्साइटेड होकर वहाँ से जाने लगता है, कह रहा होता है अब तुम्हें लेवल अप करने के बाद ही तुमसे मिलूंगा, इसलिए तुम्हें कुछ टाइम तक यहीं पर रहना होगा। और साथ ही एल्डर वहाँ से चला जाता है। लिनियन दरवाजे के सामने खड़ा होता है, कहता है यहाँ का पूरा माहौल तो काफ़ी शांत है। हाँ जो भी हो, मैं तो बस प्रोकास्टिनेट करूँगा और स्लोली कल्टिवेट करूँगा क्योंकि मेरे पास तो जीने के लिए अभी पूरे 200 साल हैं। और साथ ही वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आने लगता है तो एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, कौन है? लिन देखता है और कहने लगता है अरे मेरे से तो वो एल्डर ने कहा था यहाँ पर कोई नहीं है। वो लड़की फटाक से आगे बढ़ती है और लिन के ऊपर अटैक कर देती है। लिन बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बचते हुए थोड़ा दूर जाता है और कहता है ये तो बस एक गलत फहमी है, मैं तो यहाँ पर बस अपने स्टडी पार्टनर वाले जॉब को करने के लिए आया हूँ और मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है। लिन की बात सुन के वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर न्यू आए हो। लिन सोचता है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल और नॉर्मल पर्सनैलिटी की है, ये तो वाकई में मेरे यहाँ पर आने के पर्पज़ को फुलफिल कर रही है। और फिर तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है। लिन को उस लड़के से किलिंग इंटेंट रिसीव हुआ होता है और साथ ही उस लड़के का नाम यहाँ पर झाओ वो हुआन बताया जाता है। ये देख के लिन थोड़ा चौंक जाता है और मनी मन कहता है आखिर ये नाम जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। वो लड़की बोलती है ये किस्मत भी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। और साथ ही हम इस लड़के के बारे में बताया जाता है इसका नाम झाओ जैन बेई है, ये थर्ड डॉटर है झाओ वो हुआन की। और इस लड़की को अब लोग जैन बेई कहेंगे। जैन बेई की बात सुनने के बाद लिन हैरान होकर पूछता है कि अपन दोनों कभी मिले हैं। वो लिन येन की तरफ देखती है और साथ ही उसके सामान की तरफ बढ़े आते हैं, उठाने लगते हैं, कह रहे होते नहीं मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने तुम्हें कोई और पर्सन समझ लिया था। लिन येन चिल्लाते हुए कहता है वो मेरा सामान है। जैन बेई बोलती है क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर स्टडी कैंपेन की जॉब के लिए आए हो। लिन येन आगे बढ़ के अपना सामान लेने लगता है और कह रहा होता है हाँ मैंने कहा तो था लेकिन, बट वो उसे अपना सामान नहीं लेने देती। और वो लिन येन से बोलती है इस फेंगहुआन रेजिडेंट में सब कुछ मेरा है इंक्लूडिंग तुम, और तुम्हारा जितना भी सामान है वो भी मेरा है। दिखाते झिन बेई के इस एटीट्यूड की वजह से यहाँ पे लिन के कुछ पॉइंट प्लस हो जाते हैं तो लिन भी मान जाता है, कहता है ठीक है फिर। और वो मनी मन कह रहा होता है लगता है कि इसको मेरा काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ गया है। और साथ ही वो झिन बेई से बोलता है ठीक है तुम अभी के लिए इसे रख सकती हो लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं इसलिए इसे घुमा मत देना। झिन बेई बोलती है याद रखना मैं झिन बेई झाओ वो हुआन की बेटी हूँ और अब से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम्हें मेरे कमांड्स को फॉलो करना होगा। लिन सलाम ठोकते हुए कहता है मैं सब कुछ समझ गया, आपका ऑर्डर सर आंखों पर मैडम जी। झैन बेई मनी मन कहती है ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं, अगर ये सेक्रेट बॉडी के लिए नहीं होता तो मैं तो अभी इसे इसी वक्त ही मार डालती। और साथ ही वो मुड़ के जाने लगती है। लिन के बाद विंडो ओपन होती है, उसे बताया जाता है कि उसे झैन बेई से किलिंग इंटेंशन प्राप्त हुआ है। ये देख के लिन भी सोच में पड़ जाता है, कह रहा होता है आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये मुझे मारना चाहती है। और इसका नाम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है झाओ वो हुआन से। और फिर साथ ही लिन को ज़्यादा झटका लगता है, उसे याद आ जाता है अरे ये नाम झाओ वो हुआन ये तो 1000 जोर्ड सेटर के लीडर का असली नाम था। और क्या इसी सेम नाम के दो लोग हैं, कितना डम है यार ये, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि वो बंदा मर नहीं पाया था और ये थोड़ी गुड न्यूज़ ही है। और फिर साथ ही लिन भागते हुए उसके पास जाने लगता है, कह रहा होता है मिस आखिर मैं कहाँ पर रहूँगा और मुझे हर दिन क्या करना होगा। और वो जबकि मनी मन कह रहा होता है मेरे को इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, इसको बिजी रखना पड़ेगा ताकि ये हुआन जिन्हुई और किन के ऊपर अटैक ना कर सके और यही मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और लिन येन उससे काफ़ी हंस के बात कर रहा होता है तो झे बेई मनी मन कहती है हंस ले बेटा, जितना हंसना है वैसे भी ये तेरा खुश होने का लास्ट मोमेंट है। और साथ ही वो लिन से कहते हैं तुम जो चाहे उस कमरे में जाके रह सकते हो सिवाय मेन वन को छोड़कर। दिखाते लिन येन अपने पास से कुछ निकालता है और शर्माते हुए वो उसे मिस की तरफ करता है और कह रहा होता है मिस ये आपके लिए। जेबेई बोलती है आखिर ये है क्या चीज़। लिनन बताता है ये मुझे ऑक्शन में मिला था, इससे तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूव कर सकती हो। जेबेई लिनन से वो बोतल ले लेती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया तोहफे के लिए और कल सुबह 5 बजे गार्डन में तुम मेरा इंतजार करना। और फिर जेबेई आगे चल पड़ती है। मनी मन कहती है ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, ये भी औरों की तरह एक परवड़ी निकला। लड़की देखने कि तुम हिलाना चालू, भले ही इसके पास सेक्रेट बॉडी है लेकिन ये भी बाकी मेंस की तरह एकदम गार्बेज है, कचड़ा कहीं का। लेकिन लगता है कि
अच्छे इसके साथ में अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ और फिर इसके बाद में इस बंदे को और अच्छे से कंट्रोल रख पाऊँगी और इसे अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर पाऊँगी। और फिर इसके बाद हमें लिनियन का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी रूम को जाके खोलता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा धूल निकलती है, वो खाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है आखिर कितने लंबे टाइम से इस रूम की सफाई नहीं हुई यार। और फिर लिन के सामने विंडो ओपन हो रही होती है, सिस्टम उसे बताता है कि जुबई ने इसके साथ स्कैम कर दिया। लिनियन उस रूम को थोड़ा साफ करता है और बता रहा होता है फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज पर पहुंचने के बाद मेरा सिस्टम अब मेरे को ये भी बता सकता है अगर कोई मेरे साथ स्कैम कर रहा हो तो उस बारे में भी मेरा सिस्टम मुझे बता देता है। और साथ ही लिनियन अंगड़ाई मारते हुए कहता है लगता है कि वो मेरी एक काफ़ी अच्छी टूल बनेगी, वो समझती है कि मेरी किस तरह से हेल्प करनी है मेरे स्टेटस को अप करने के लिए। और साथ ही लिनियन फटाक से बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और सोचा होता है। लिन कहता है शायद उसने अब तक उस बर्डल को भी यूज़ करके देख लिया होगा और उसने मेरे साथ स्कैम किया तो मैंने भी उसके साथ स्कैम कर दिया। असल में वो तो एक बस रेड शुगर की बोतल है और क्या अफसोस की बात है उसके अंदर मेरी पाथ के मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी बची हुई है थोड़ी बहुत। और फिर इसके बाद हमें डबल वो क्या कहते हैं झनबे के सीन दिखाया जाता है, वो उस बोतल को सूंघ के देख रही होती है और बोलते ही लगता है कि ये इतनी भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं, क्या उस बेवकूफ़ को किसने धोखा दे दिया, स्कैम कर दिया उसके साथ, कम से कम अंदर से पिल्स की थोड़ी स्मेल तो आ रही है। और फिर साथ ही झनबे कहती है ये अजीब है, ये स्मेल उस तरह की नहीं है जैसा कि उसने बताया था। और फिर साथ ही झनबे की नज़र लिनियन के बैग पर जाती है और वो सोचती है उसने कहा था कि वो ये सारी चीज़ें ओशन से लेकर आया है तो हो सकता है। और फिर साथ ही वो उसको खोल के देखती है और बोलती है अरे ये तो 100 ईयर ओल्ड आइस क्रिस्टल है, स्पिरिटल हार्ट नेट और आइज एट्रीब्यूट टाइगर हार्ट ग्रास भी। ऐसा लगता है जैसे मानो ये स्पेशली मेरे लिए तैयार किया गया हो। इस सेंचुरी ओल्ड आइस क्रिस्टल को मैं कुछ स्पिरिटल स्टोन के लिए एक्सचेंज करने के बारे में सोच रही थी और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि इसकी पोजीशन डबल से मेरे पास आ गई। और फिर साथ ही वो चलाते हुए बोलती है लिनियन जल्दी से यहाँ पर आओ। लिनियन फटाक से यहाँ पर आता है और कह रहा होता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे सुबह मॉर्निंग में मिलोगी, तुमने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, क्या तुमको काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा है या फिर तुम्हें मेरी याद आई। झनबे कहते हैं जाओ और किसी से बोलो कि वो मेरे लिए बाहर टब को प्रिपेयर करे, मैं नहाना चाहती हूँ। ये सुनते से एलियन याद करने लगता है अरे हाँ जब मैं यहाँ पर आया था तो वो वहाँ नहा रही थी और शायद मेरी वजह से वो अभी तक अपना नहाना पूरा नहीं कर पाई। और फिर साथ ही एलियन वहाँ से चल पड़ता है और सोचा होता है आखिर उसने अपनी सेवा के लिए यहाँ पर और नौकरों को तैयार क्यों नहीं करा। मैंने तो सुना है कि अमीर परिवारों के लेडी के पास हमेशा कोई ना कोई नौकर तो ऐसा होता ही है जो उनके कपड़े बदलने में हेल्प करता है, चेंज करने में हेल्प करता है। क्या हो अगर उसने मेरे से इस तरह की हेल्प मांग ली। और साथ ही एलियन मन में लाल टपका रहा होता है, कह रहा होता है भले हम दोनों दुश्मन हैं लेकिन मेरे को इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन ने उसके नहाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी होती है, वो बाथ टब में होती है और लिन कह रहा होता है एज अ स्टडी कैंपेन के तौर पर और एक टास्क हेल्पर के तौर पर आज्ञाकारी नहीं होना एक जेंटलमैन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता और अब मैं इसके बारे में कुछ और नहीं कर सकता, बस इतना ही कर सकता था मैं। दिखाया जाता है वो वहाँ से आवाज़ देते हुए बोलती है बेवकूफ़ भागो तुम वहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हुए हो, इधर आओ और मेरे पैर की मसाज करो। लिन पानी से अपना पैर निकालती है और बोलती है तुम्हारी वजह से ही मेरा पैर दर्द हो रहा है, पहले मैंने तुम्हें पैर से लात मारी थी ना तो उसकी वजह से दर्द कर रहा है। और साथ ही वो अपने टांग को लिनियन के सामने करती है। लिनियन ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और मन ही मन कहता है कि ये मेरे को जानबूझ के सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तो सिस्टम मेरे को कोई नोटिफाई भी नहीं कर रहा है कि कहीं इसके बैड इंटेंशन तो नहीं। और वैसे लगता तो नहीं इसका कोई बैड इंटेंशन है, लेकिन ये आखिर ऐसा कर क्यों रही है, आखिर ये चाहती क्या है। दिखाते दूसरी तरफ से झनबे सोच रही होती है ये तो अजीब है, क्या वो यहाँ पर आने से डर रहा है। तभी लिनियन उसके ऊपर पानी की पूरी बाल्टी को लेट देता है। वो चलाते हुए कहते हैं लिनियन यू बास्टर्ड तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लिनियन कहता है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारा पैर दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा तुम्हारे ऊपर थोड़ा गर्म पानी डाल देता हूँ, इससे तुम्हारे पैर थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। और साथ ही उसके सामने विंडो ओपन होती है, उसे बताया जाता है कि उसे जुबई से किलिंग इंटेंशन मिल रहा है तो यहाँ पे लिन के पॉइंट प्लस हो जाते हैं। और वो गुस्से के साथ चलाते हुए बोलती भी है लिन से यहाँ से इसी वक्त दफा हो जाओ। लिन भी कहता है ठीक है मैडम जी जैसा आपका ऑर्डर। और साथ ही जाने से पहले बोलता है अगर पानी ठंडा हो जाए तो मेरे को आवाज़ दे के बुला लेना। वो कहते हैं तुम जाओ भाड़ में मरो। और साथ ही वो पता नहीं क्या करती है उसके पीछे छाप छोड़ देती है, कोई सा अटैक होता है शायद उसका। तो दिखाया जाता है वो सब उस लिन को खाने वाला होता है। लिन चलाते हुए कहता है मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं मर सकता हूँ। और फिर दिखाते साथ ही जुबे भी गुस्सा करते हुए टब के अंदर डबल से बैठ जाती है और बोलती है वो एक मर्द है तो आखिर वो नॉर्मल मर्दों की तरह ऐड क्यों नहीं करता। और साथ ही वो शर्माते हुए बोलती है कि ऐसा हो सकता है मैं काफ़ी लंबे टाइम से एक आदमी होने का नाटक कर रही हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता कि किसी आदमी को कैसे लुभाया जाए। और वैसे आदमी लोगों में अच्छा होते ही क्या है, लुभाने के लिए तो लड़कियां ही बेटर है। वो किन और हुआन में को कर्व कर रहे हैं। और फिर साथ ही हमें बाहर लिनियन का सीन दिखाया जाता है जो कि पॉट में जाके गिरा होता है और सिस्टम उसे बताता है कि जुबई ने उसके ऊपर कोई सी पॉइजन आर्ट से अटैक करा था तो यहाँ पर उसके पॉइंट प्लस हो जाते हैं उल्टा डैमेज लगने की वजह। और फिर साथ ही लिन एक बेड से स्माइल करते हुए कहता है लगता है कि मुझे उसको और ज़्यादा प्रवोक करना चाहिए ताकि वो मेरे ऊपर फिर से अटैक करे। और फिर इसके बाद हमें जुबई को दिखाया जाता है जो कि कपड़े पहन रही होती है और बोलती है उसके ऊपर मेरे पॉइजन आर्ट का असर हो गया होगा, वो पॉइजन हो गया होगा तो अब वो थोड़े दिनों तक अच्छे से बिहेव करेगा। और इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हुए मैं झाओ जुबई और मेरे दूसरे भी लिंक्स
को सुलझा लूँगी। कि तभी यहाँ पर फिर कैसे लिनियन आ जाता है और बोल रहा होता है, थर्ड मिस, मेरी वजह से आपका पैर दर्द कर रहा है ना, तो मैं इसको ठीक करूँगा, इसलिए मैं आपके लिए 4 एक्सपर्ट्स को लेकर आया हूँ यहाँ पर। ये लोग लेग मसाज करने में एकदम क्लियर हैं। ये तो लेग ट्रीटमेंट के मास्टर है जिन्हें मैं ढूंढ के खास आपके लिए लाया हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो सब एक से बढ़कर एक ठरकी होते हैं। ठरकियों की तरह मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर, हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देंगे। मैं तो तुम्हारे पैर के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक भी खेल सकता हूँ, और इस ट्रीटमेंट के दौरान हमें तुम्हारे थोड़े करीब आके काफ़ी अच्छे से ट्रीट करना होगा। दिखाया जाता है उन सबको देखते से ही जो झेबे है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, मरो तुम सबके सब, और अपने पॉइजन आर्ट का यूज़ करती है। जबकि लिनियन को तो मजे आ जाते हैं, उसका स्टेटस बार जो अपडेट हो जाता है काफ़ी सारे पॉइंट से। लिनियन कहता है, मेरी ताकत तो बढ़ती जा रही है, अगर इसी रेट से चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिश के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। और लिनियन को सही सलामत देख के झुबे काफी हैरान हो जाती है। कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, भले उसके पास सेक्रेट बॉडी है, लेकिन फिर भी कैसे हो सकता है कि वो मेरी पॉइजन आर्ट से इम्यून है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सेक्रेट बॉडी और ज्यादा अवेक हो गई है? दिखाते लिनियन उन सभी को बाहर भगा रहा होता है और कहता है, तुमको अपने शौक हॉबीज बदल लेने चाहिए। चलो देखते हैं क्या तुम बिना पछतावे के अपनी लाइफ जी सकते हो। तुम इस कम बैक कहेंगे और चाहते वो उनको यहाँ से भगा देता है। तभी झिबे लिनियन के पास आती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग मेरे को मसाज करें, इस बारे में क्या ख्याल रहेगा? इस बारे में क्या ख्याल है, तुम मेरे को मसाज करो बिस्तर के ऊपर। दिखाया जाता है लिन घबराते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि वो मन ही मन कह रहा होता है, ऊपर से तो ये ऐसी बन रही है लेकिन अंदर ही मेरे को मारना चाहती है, विश कर रही है कि मैं मारा जाऊँ। क्योंकि लिन के पास विंडो ओपन हो रही होती है, उसमें साफ साफ उसे बताया जा रहा होता है कि उससे उस लड़की से किलिंग इंटेंशन प्राप्त हो रहा है। तो लिन को पता है कि वो क्या चाहती है। और फिर दिखाते लिन अपनी छाती पकड़ के एक्टिंग करना शुरू कर देता है। कह रहा होता है कि अफसोस की बात है, तुमने मुझे बहुत जोर से मारा था यार, दर्द हो रहा है, लगता है कि मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल होने वाला है। दिखाती है देख के मुझे भी सोचने लगती है, लगता है कि मेरी उस पॉइजन आर्ट ने वाकई में उसके ऊपर इफेक्ट करा है। तो वो लिन से कहने लगती है, तो मेरी पॉइजन आर्ट से हिट हुए हो, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो तुमको तभी लिन उसके सामने हाथ फैला देता है और कह रहा होता है, मेरे को कुछ हाई लेवल स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होगी ना, तुम मेरे को दे दो, मैं उससे अपना इलाज करवा लूंगा, और तुम मेरे को दे रही हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिखा दिया सुनते से वो गुस्सा हो जाती है। कह रही होते है, क्या 100 स्पिरिट स्टोन भाड़ में जाओ, और तुम इस तरह से नाटक करना बंद करो, तुम बास्टर्ड कहीं क्या। और साथ वो उसे पंच मार के उड़ा देती है। लिनियन चाहते हुए बोलता है, मैं आपसे कल सुबह मिलूंगा मॉर्निंग में। जिबे चिल्लाते हुए कहती है, मैं तो तुम्हारी मरी हुई बॉडी देखना चाहती हूँ। और साथ ही वो अपने शोल्डर को ठीक करने लगती है। कहती है, ये बास्टर्ड कमी ना कहेगा, जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मेरा तो इसको मारने का मन करता है। अगर ये इसके सेक्रेट बॉडी के लिए नहीं होता तो मेरे को तो मैंने तो इसके कप के टुकड़े करके फेंक दिए होते हैं। खादर इन उड़ते हुए जा रहा होता है और उसके ऊपर प्लस हो रहे होते हैं। वो कहता है, लगता है कि जुबे की फेवरेबिलिटी लगभग फुल हो गई है। ये अच्छा नहीं है यार, चाहे तुम जैसे भी कहो। डैन किन और जाओ यू, वो दोनों लड़कियां बेहतर हैं, इसलिए किन और जाओ यू उन दोनों के खातिर मेरे को अपनी इस कीमती बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और साथ ही लिन एकदम सेफ लैंडिंग करता है। और फिर इसके बाद अपन को गवर्नमेंट ऑफिस मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं यहाँ पर एक बंदा आता है और कुर्सी पे बैठे हुए बंदे से बोल रहा होता है, गवर्नमेंट ऑफिस चला कर तुम एम्परर ऑर्डर के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? वो आगे से बोलता है, एम्परर के फादर ने हमारी झाओ फैमिली को 3 जनरेशन तक घुटने नहीं टेकने दिए, और अब तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक दूं? क्या ये वाकई में मैजेस्टी के इंटेंशन से हो रहा है? वो कहता है, माफ करना मेरी मेमोरी, मेरे से थोड़ी गलती हो गई, और मेरे से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉर्ड लू ने घुटने टेक दिए थे, इसलिए मैं भूल गया था, प्लीज इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। उसकी बात सुनने के बाद वो मन ही मन कहता है, क्या लू ने वाकई में इनके सामने घुटने टेक दिए थे? क्या ये मेरे को यहाँ पर ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है? और साथ ही वो सर्वेंट से बोलता है, इंशु लियू एक बिजी पर्सन है और उसके लिए ये भूल जाना नॉर्मल बात है, और क्या अब तुम इंपीरियल ऑर्डर को पढ़ सकते हो? और फिर वो नौकर इंपीरियल ऑर्डर को खोलता है और कहना शुरू करता है, इस बार झाओ बेई ने पिल को डिस्ट्रीब्यूट करके रिपोर्ट पाने लायक काम किया है, लेकिन झुबेई ने तो ये पहले ही कहा था कि वो कभी भी कोई भी रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मेरे पास झाओ क्लैन के सक्सेसर को पश्चिमी राज को 100 मील देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। और इसके टाइटल का दावा 2 महीने के अंदर किया जाएगा, 2 महीने के अंदर इसके टाइटल को क्लेम करना है। और फिर इसके बाद अपन को सीधे लिन को दिखाया जाता है, जो कि एक सर्वेंट को जाते हुए देखता है। उसको देख के वो सोच रहा होता है मन ही मन में, आखिर हुआ क्या, क्या मैंने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया? और भी वो फटाक से उस सर्वेंट को पकड़ता है। कह रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या यहाँ के लॉर्ड मर गया? दिखा दे वो कहता है, चिल्लाते हुए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे लॉर्ड को कर्ज करने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा? अगर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट कर दी ना तो तुम्हारी फैमिली की पूरी 9 जनरेशन को पनिश किया जाएगा। लिन फटाक से अपने पास से थोड़ा माल निकालता है और कह रहा होता है, सॉरी लिटिल ब्रदर, ये मेरा फर्स्ट डे है ना, तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं, प्लीज़ मेरे को इंस्ट्रक्ट करो ज़रा अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। दिखाते वो नौकर फटाक से लिन के हाथ से माल लेकर अपने जेब में रख लेता है। वो कह रहा होता है, अरे कोई बड़ी बात नहीं, और बताता
दिखाता है। लॉर्ड तो बस यही चाहते हैं कि फैमिली के सक्सेसर 1 घंटे के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं। लिन बोलता है क्या सक्सेसर, क्या इसमें लड़कियां भी शामिल है? वो कहता है ऑफ कोर्स है ना। मैं 5th यंग मिस को ये मैसेज डिलीवर करने ही वाला था। चलो अब मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मेरे को चलना पड़ेगा। ठीक है मैं चाहता हूँ कभी चांस मिला तो आप लोग फिर से बात करेंगे। और साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। दिखाते उसके जाने के बाद लिन कह रहा होता है आगे 3rd मिस को ये वाला मैसेज डिलीवर करने के लिए यहाँ पर कोई स्पेशली क्यों नहीं आया। और फिर इसके बाद हमें जुबे को दिखाया जाता है जो कि शायद बेड हुए कल्टीवेट कर रही होती है। बोलती है कि अफसोस की बात है, सेंचुरी ओल्ड आइस क्रिस्टल से तो बस मैं थोड़ी ही इनवेनिट हुई हूँ। लगता है कि मेरे को पूरा कम्प्लीटली क्योर होने के लिए उसके सेक्रेट बॉडी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर लिन आ जाते हैं दरवाजा खोलते हुए और कह रहा होता है मिस तुम्हारे फादर ने झाओ फैमिली के सारे सक्सेसर को बाहर इसको और ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा है। दिखाते लिनियन को देख के वो फटाक से उस आइस क्रिस्टल को छुपा लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर मसाज के लिए आए हो। लिन बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, और ये वाली बात तो मैंने बस बाहर टहलते हुए सुन ली थी। ये सुनते से ही जुबे कहती है तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। और साथ ही अगली बार जब तुम अंदर आओ तो अपने हाथों को इनको ऊपर रखने के बारे में सोचना भी मत। और वो फटाक से खुद को पूरी तरह से कवर कर लेती है। लिन कहता है खैर मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब मैं सोने जा रहा हूँ। तभी जुबे लिनियन को आवाज देते हुए बोलती है जरा रुको, मैंने इस बारे में सोचा अब जबकि यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं है तो वहाँ तक चलते हुए थोड़ी ट्रिप कर ली जाए, बाहर मेरा इंतजार करो। जुबे सोचती है जाओ, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो पर मैं तुम्हारे लिए परेशानियाँ तो ज़रूर बढ़ाऊंगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लेन दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि उसने ये नहीं कहा था कि वो जस्ट अभी आई, पूरा 1 घंटा हो चुका है यार, आखिर वो अंदर कर क्या रही है, क्या वो सो गई? कि तभी दरवाज़ा खोलता है और जुबे बाहर आती है और लिन को आवाज़ देते हुए कहती है चलो चलते हैं। वो एकदम तैयार होकर आई होती है और लिन सोच में पड़ जाता है। कहता है इन तीनों की पर्सनैलिटी ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से और इनमें से किसी को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि ये एकदम क्लियर ही है जो हुआन है वो तो बहुत ज़्यादा डम है। और फिर इसके बाद हमें हुआंग जियाओ यू का सीन दिखाया जाता है जो कि छींक मारती है जोर से और कहती है लगता है कि वो लिनियन बास्टर्ड मेरे को कर्ज कर रहा है, कोस रहा है मुझे। वैसे वो इडियट वहाँ कर क्या रहा होगा, काफ़ी दिन बीत गए हैं और ऐसा लगता है कि उसे गवर्नमेंट के साथ काम करने की आदत हो गई है। और फिर तब यहाँ पर किन भी आ जाती है, बोलती है सिस्टर जियाओ यू क्या हुआ तुमको? जियाओ यू उसे बोलती है तुम्हारी इंजरी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तुमको आराम करना चाहिए, इस तरह से घूमो मत। किन बोलती है अब ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है और वैसे क्या तुम भी लिनियन के बारे में सोच रही हो? दिखाया जाता है ये सुनते से हुआन पूरी शर्मा जाती है, बोलती है क्या मैं तो बस 100 जोर सेटर के इस लोकेशन के बारे में सोच रही थी, आखिर उस कमीने बास्टर्ड के बारे में सोचने का टाइम है किसके पास? जियाओ यू की बात सुनने के बाद जो किन है वो हल्की से दुखी हो जाती है और साथ वो बोलती है अब से लिनियन बस तुम्हारे भरोसे ही है, उसने बहुत कुछ सहा है, हालांकि उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी चिड़चिड़ी हो सकती है लेकिन प्लीज इसे बेयर कर लेना। हुआन बोलती है हे आगे तुम्हारी ये कहने का क्या मतलब है, क्या तुम खुद ही से अपने उस लिटिल ब्रदर का ख्याल नहीं रखने वाली, आगे तुम उसको मेरे ऊपर क्यों थोप रही हो? किन बताती है एक बार जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो मेरे को लिन फैमिली में वापस जाना पड़ेगा और हमारे अलायंस न्यू फैमिली में शादी करनी पड़ेगी ताकि वो हमारी हेल्प करे और मैं नहीं चाहती कि मैं लिन को अब आगे फिर कभी फ्यूचर में देख पाऊंगी या नहीं। हुआन बोलती है तुम परेशान मत हो, जहाँ तक मैं लिनियन को जानती हूँ वो तुम्हारी शादी कभी भी किसी दूसरे पर्सन से नहीं होने देगा। किन बोलती है वो तो बस एक अकेला पर्सन है, जबकि जो ल्यू फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से हर्ट हो जाए। और फिर तभी भी पीछे से यंग मिस करता हुआ क्यानचू आ रहा होता है। यंग मिस उसकी चेहरे पे जोरदार घुसड़ मारती है और मनी मन गुस्सा करते हुए बोलती है मेरे को समझ में नहीं आता आखिर इतनी अच्छी लड़की उस बास्टर्ड कमीने लिनियन के प्यार में कैसे गिर गई। हाँ और साथ ही वो अपने सर्वेंट को बचलाते हुए कहती है ये सही से नहीं हुआ, फिर कैसे करो। और फिर इसके बाद हमें लिनियन का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने विंडो पॉपअप हो रही होती है। उसे बताया जाता है कि उसे हुआन से इंसल्ट रिसीव हो रही है जिससे कि उसके पॉइंट प्लस हो रहे हैं और वहीं जो ने ना उससे उसको प्यार रिसीव हो रहा है जिसकी वजह से उसके पॉइंट माइनस हो रहे हैं और यहाँ पर इनका दिमाग खराब हो जाता है ये सब देख के। और वो मनी मन कह रहा होता है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और लिनियन 3rd मिस के साथ चलते हुए जा रहा होता है तो उनको देख के लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं हो सकता 3rd मिस वापस आ गई, जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ, जो कोई भी 3rd मिस को टच करेगा ना उसकी आसान मौत नहीं होगी। इसका तो एक्सीडेंट से फैमिली के लिए एक अभिशाप है। और वैसे क्या तुम जानते हो इसी की वजह से इसकी माँ की बहुत ज्यादा दुखद मृत्यु हो गई थी और इसी की वजह से तो लॉर्ड ने इसको दूर भेज दिया था। दिखाया जाता है उनकी बातें सुनने के बाद जिबे थोड़ी उदास से हो जाती है। लिनियन ये नोटिस करता है और फिर वो किसी बंदे के पास पहुंच जाता है और बोलता है सर क्या आप साइंस के बारे में जानते हो? वो हैरान होते हुए बोलता है क्या साइंस, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। लिन कहता है अच्छा तुम नहीं जानते और साथ ही वो पंच मार के उसको उड़ा देता है। कहता है विश्वासों पर यकीन करने की वजह साइंस को जानने की कोशिश करो, उसके ऊपर भरोसा करो और मेरी बात ये याद रखना। दिखा दे उछलाते हुए कहता है क्या तुमने मुझे मारने की हिम्मत करी? जो लॉर्ड है वो मेरे अंकल की ठठांडी करने
कितने बार है और तुमने मेरे को टच करने की हिम्मत करी। लिन कहता है वैसे इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ और ये आज से शुरू होगा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटने वाला हूँ। और साथ ही वो एकदम भर के उसको पंच मार देता है। शायद यहाँ पे ढंग से समझ में नहीं आता क्या हुआ, बट वो बंदा बेहोश हो जाता है। तो लिन उसको बढ़ के देख रहा होता है हैरानी से, जबकि उसकी इस हरकत पर जो जिबेई है वो भी थोड़ी इंप्रेस हो चुकी है उससे और वो मन ही मन कहती है ये बंदा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब यहाँ पर लिन का पॉइंट मारना सुना शुरू हो जाते हैं। ये देखते से लिन बहुत ज़्यादा शॉक और परेशान हो जाता है और बोलता है अरे नहीं ये मैंने क्या कर दिया। कि तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि जिबेई को देखते से कहता है अरे ये तो थर्ड सिस्टर है। ओ पता चला कि तुम्हें अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर वापस आ गई। हाँ फादर तुमको कुछ नहीं देने वाले, तुम बस अभी भी सपना देख रही हो। जिबेई गुस्सा करते हुए अपनी बहन से बोलती है क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है, तुम वापस जाओ अपने डिस्कस्टिंग लोगों के ढेर के पास और उन्हें के ऊपर जाकर बैठो लेटो। दिखाया जाता है वो वहीं बैठ जाती है। उसके पास दो लड़के लोग रहते हैं जो उसके लिए एकदम कुर्सी का काम करते हैं। वो उन्हीं के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है कम से कम ये उन पर्सन से तो बेहतर ही है जो लड़कियों को पसंद करते हैं। और फाइनली मुझे रियलाइज हुआ है, लगता है कि तुम्हें पता चल गया है कि क्या कहते हैं गाइस की गुडनेस कितनी अच्छी होती है और इसकी क्वालिटी तो देखने से काफ़ी अच्छी लग रही है। और वो यहाँ पर लिनियन की बात कर रही होती है तो दिखाया जाता है जिबेई काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है ना तुम सिर्फ यहाँ पर किसी के ऊपर डोरे डाल रही हो बल्कि रास्ता भी ब्लॉक कर रही हो। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो दिखाया जाता है उसके साथ में जो दो बंदे थे ना वो उसके अटैक को रोक लेते हैं जिबेई के। और फिर वो दोनों बहनें एक दूसरे के करीब आती हैं। जिबेई बोलती है मुझे तुम्हारे ये लोग काफ़ी पसंद है और इसे मेंटेन रखना, मैं देर सवेर तुम्हें पकड़ लूंगी और अपने बिस्तर पर ड्रॉप कर दूंगी। और साथ ही वो लिन से बोलती है चलो कुछ और शांत जगह पर चलते हैं। तो जिबेई की बात सुनने के बाद लिन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है कि तभी उसकी फिफ्थ सिस्टर लिन को आवाज़ देती है। बोलती है हे मेरी सिस्टर जैसे दिखती है ना एकदम एंजल लाइक क्यूट सी, वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और अगर तुम यहाँ पर रहना कंटिन्यू करने वाले हो तो रात में मेरे पास ज़रूर आना। तो यहाँ पर फिफ्थ सिस्टर ने लिन के साथ काफ़ी अच्छे से बात की और साथ ही लैन भी बारी, तो इस वजह से लिन के पूरे पॉइंट माइनस हो जाते हैं। लिन का पूरा मूड खराब हो जाता है। वो मन ही मन कहता है नो थैंक्स, जिबेई तो ऑलरेडी नॉर्मल नहीं थी और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी बहन तो उससे भी ज़्यादा अजीब है। और फिर दिखाया जाता है जब लोग थोड़ा दूर चलते हुए आ जाते हैं तो जिबेई बताती है वो मेरी फिफ्थ सिस्टर है और उसका नाम व्यूविन है और वो एक फेमस लैंड है, इसलिए ज़रा संभल कर रहना, वो तुम्हें पूरा पूरा खाने की कोशिश करेगी। जिबेई की बात सुनते से लिनियन एकदम जेंटलमैन की तरह बनते हुए बोलता है क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना, मैं एकदम राइटियस पर्सन हूँ, मैंने कैप्टिवेशन सेक्टर के उन लोगों को भी हरा कर रखा हुआ है और मेरे को इन अश्लील चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर इनके फैमिली के लॉर्ड की एंट्री हो जाती है और इस बंदे को अपन पहले ही देख चुके हैं और ये जिबेई का फादर भी है शायद। तो वो कह रहा होता है क्या सभी लोग यहाँ पर आ गए। कुर्सी पकड़ा सर्वेंट बताता है झाओ क्लैन में टोटल 203 लोग हैं और उन लोगों के अलावा जो चले गए हैं खोजबीन कर रहे हैं, कुल मिलाकर 167 लोग हैं यहाँ पर। लिनियन सोच रहा होता है अगर वो उड़ सकता है तो वो कम से कम स्पीडर रिमेल में होगा। कैन झाओ जैसे छोटे से स्टेट में आखिर इतना स्ट्रेंथ वाला कोई ऑफिशियल कैसे हो सकता है। और फिर जिबेई के फादर झाओबू की नज़र जिबेई के ऊपर पड़ती है, उनकी ठंड बैठी और उसको देखते से वो मन ही मन कहते हैं ये अपने लिमिटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, कितनी अफसोस की बात है। भले ये यहाँ पर आ गई है लेकिन इसके यहाँ पर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगता है कि ये वाकई में अपनी लिमिटेशंस को नहीं जानती, कितनी अफसोस की बात है। भले ये यहाँ पर आ गई है लेकिन इसके यहाँ पर आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और फिर तभी यहाँ पर इसके दो बेटे आते हैं जो कि अपना अपना नाम बताते हुए झुक के अपने फादर को ग्रीट करते हैं। उनका फादर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आज के मामले को सुनो और मुझे इस पर राय दो। बट वो दोनों तो अपने फादर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, एक दूसरे में लगे हुए रहते हैं। जो बड़ा भाई है वो कहता है तुम तो 30 किलोमीटर दूर कहीं से सिर्फ 2 घंटे में यहाँ पर आ गए हो, तुम जरूर ही थोड़े थक गए होगे, अगर तुम अभी आराम करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हें फादर ब्लेम नहीं करेंगे इसके लिए। छोटा कहता है अरे बड़े भाई आप सही कह रहे हो लेकिन मेरे को भी आपसे कुछ कहना है, भाड़ में जाता हूँ। अबे छोटे तू तो अभी भी बचकाने का बचका नहीं है, तो आप कौन से बदल गए हो, आप पहले भी बेशरम थे और अभी भी बेशरम हो। जबकि उनका फादर बीच में फंसा हुआ उनकी बातें सुन रहा होता है और वो दोनों आपस में लगे पड़े रहते हैं। और लिनियन दूर खड़ा हुआ उनको देखता है और कहने लगता है कि तुम्हारे दोनों भाइयों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। जिबेई कहती है हाँ बहुत अच्छा है, बस एक ने दूसरे की माँ को मार डाला और एक ने दूसरे की पत्नी को वेश्यालय में बेच दिया था। ये सुनते से लिनियन के पसीने छूट जाते हैं, वो हैरान रह जाता है, बोलता है ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा वो अभी भी एक दूसरे से इस तरह से बात कर रहे हैं विदाउट एक दूसरे को मारे। और वो कहते हैं ना कि एम्परर की फैमिली ही सबसे ज़्यादा हार्टलेस होती है और तुम लोग तो एम्परर की फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो और तुम पहले से ही ऐसे हो। जिबेई कहती है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस वाक्यांश को जानते हो, हालांकि जिबेई कहती है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस वाक्यांश को जानते हो, हालांकि जो एम्परर की फैमिली है ना वो तो इससे भी ज़्यादा बदतर है। और फिर दिखाते जिबेई के डैड उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं झाओ फैमिली के डेयर टैलेंट्स, मैं झाओ फैमिली के लीडर के तौर पर मैं हमारी फैमिली में एक और प्रॉपर्टी को जोड़ने वाला हूँ जो कि एम्परर ने अपन को
सिम्पैथाइज करते हुए दिए। पूरे 50 किलोमीटर का लैंड दिया है उन्होंने अपन को ग्रांट करा है। दिखाती है सुनते से यहाँ पर मौजूद बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या 50 किलोमीटर, ये तो पूरे किन्जो स्टेट का लगभग 1% होगा। किन्जो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है लैंड के मामले में और हमें उसको 1% मिल रहा है, ये भी काफ़ी बड़ा हिस्सा होगा। जबकि लेन एकदम शांत होकर खड़ा रहता है और बोलता है क्या वाकई में ये ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। शिवेई बोलती है लेकिन ये बूढ़ा आदमी डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो छुपा रहा है, एम्परर इतना अच्छा नहीं है और वो बस सिर्फ बैठ कर झाओ फैमिली को फिर से स्ट्रॉन्ग होता हुआ तो नहीं देखेगा। दिखाया जाता है उसका। ये सुनते से उसका फादर चिल्लाते हुए कहता है साइलेंस, और अपनी पावर का यूज़ करते हुए वो यहाँ पर सबको झुका देता है अपनी पावर के प्रेशर से। और आजू बाजू के लोगों को इतना झुकता देख लिन हैरान हो जाता है, बोलते हैं आखिर ये क्या था, क्या ये एक्चुअली कोई स्ट्रेंथ भी है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है और बताया जाता है कि तुमको सोल प्रेशर रिसीव हुआ है और इससे तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ 50 प्लस हो गई है और कंप्रेशन भी 10% से बढ़ गया है, 10 प्लस हो गए उसमें भी। दिखाया जाता है अपने फादर की पावर के सामने शिवेई भी घुटने टेक देती है उनके प्रेशर के आगे और बोलती है वो पहले से ही सेक्ट सोल लेवल पर थे और वो प्री मॉडल स्पिरिट में आ चुके हैं और सर्विंग रेवल में भी एंटर करने वाले हैं। डम, आखिर इस बूढ़े आदमी की कल्टिवेशन इतनी ज़्यादा तेजी से कैसे बढ़ पा रही है। और फिर शिवेई की नजर इनके ऊपर पड़ती है, वो भी यहाँ पर झुक जाता है और उसको देखने से लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, आ कर रहा होता है और बोलता है ओ ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो खड़े ही नहीं हो पा रहा। जबकि वो मनी मन कहता है क्या सोल स्ट्रेंथ, मेरे को लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मेरी ये चीज़ इनकरेज हुई है। उसके सामने विंडो ओपन होती है, उसे बताया जाता है तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए अब हेवन का प्रकोप भी बढ़ गया है। वॉइड से एक हानिकारक वस्तु 10 सेकंड में तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। ये सुनते सिलिन काफी ज्यादा हैरान और चौंक जाता है, कहते हैं ये क्या है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो सिस्टम। झाओ वो बोलता है झाओ फैमिली के फ्यूचर के लिए मैंने डिसाइड करा है एक कंपटीशन होल्ड करने का और जो भी इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसको ये 50 किलोमीटर लैंड दे दी जाएगी। फादर की बात सुन के उनका बड़ा बेटा सोचता है क्या जीतने वाले को जमीन मिल जाएगी। ये बूढ़ा आदमी आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम फिर से कुछ ऐसा देने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जैक्टली तौर पर तो मेरे ही है। जबकि छोटा सोच रहा होता है ये रिवॉर्ड तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, क्या ये कोई चाह रहा है। शिवेई सोचती है बूढ़े आदमी मैं तुम्हें मार नहीं सकती, तो अगर मैं तुम्हारी लाइफ को कठिन बनाने की कोशिश करूं तो कैसा रहेगा। जबकि लिनियन रो रहा होता है क्योंकि उसका तो उल्टा काउंटडाउन चल रहा है। वो रोते हुए कहता है लग गई मेरी बात, मेरा काम तमाम, हाय रे मेरी बुरी किस्मत। तभी शिवेई आगे बढ़ते हुए अपने फादर से बोलती है झाओ फैमिली का कोई भी डिसेंडेंट इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इस ट्रायल में, क्यों। उसका फादर बोलता है हाँ, हालांकि तुम्हारा नाम पहले से फैमिली ट्री से रिमूव कर दिया है इसलिए तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सको। शिवेई कहती है वैसे भी मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, मैं तो बस पूछ रही हूँ, वैसे भी मेरे को तुम्हारे इस कचरा झाओ फैमिली से कुछ भी लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जबकि लिन चिल्लाते हुए पीछे घूम रहा होता है क्योंकि उसका काउंटडाउन खत्म होने वाला है और उसके अंदर से चीज़ें बाहर निकलने वाली हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है और उसका चेहरा ये सब बन चुका रहता है कि वो उसके पास आता है और बोलता है तुम इसी तरह से कूलेट करना कंटिन्यू रखो, मेरे को कुछ काम याद आ गया, मेरे को जाना होगा, और साथ ही वो वहाँ से उड़ जाता है। लिन को ऐसे देख जनवी सोचती है आखिर अब इसको क्या हो गया, क्या मेरे पॉइजन का असर इसके ऊपर अब हो रही थी देर बाद। दिखाते लिन रोते हुए जा रहा होता है और शिवेई के फादर की भी उसकी नज़र पड़ जाती है और वो सोचता है तो ये बंदा मेरी तीसरी बेटी को फॉलो कर रहा है और इसी लड़के का नाम लिनियन है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। हो सकता है शायद मेरी बेटी ने इसके ऊपर अपना चार्म चलाया हो, स्पेल करा हो और फिर उसके बाद ये मेरी थर्ड बेटी के प्यार में पड़ गया। और साथ ही वो अपने एक बंदे से बोलता है ज़रा इस लिनियन के ऊपर अटेंशन देना और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका काम तमाम कर देना। वो कहता है यस सर। कि तभी इसी मूवमेंट पर यहाँ पर झाओ के ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो गिर जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है समबडी कोई हेल्प करो, यहाँ पर एक असैसिन है। उसका फर्स्ट बेटा उसकी नज़र पड़ जाती है कि किसने उसको तीर मारा। वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई सिटी लॉर्ड को मारने की, और तू है कौन। और साथ ही उसको लात मारते हुए गिरा देता है और उसका छोटा भाई स्पेल का यूज करते हुए उसको ट्रैप कर लेता है और अपने बड़े भाई से कहता है बिग ब्रदर तुम जल्दी करो और इसको मार डालो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आखिर तुम, हाँ तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, जल्दी करके उसे मारा क्यों नहीं, कहीं तुम यहाँ पर कुछ कवर करने की तो कोशिश नहीं कर रहे। उसका बड़ा भाई बोलता है बस इस वजह से कि मेरे फादर को यहाँ पर चोट लगी है, इंजर्ड हो गए हैं, बस इस वजह से मैं गुस्सा होकर अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खोना चाहता। और जरा मेरे छोटे भाई को भी तो देखो, वो कितना ज़्यादा शांत है इस सिचुएशन में भी। और इस तरह से फिर से उन दोनों भाइयों का आपस में शुरू हो जाता है, जबकि पीछे से वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये मास्टर प्लीज अपने इन्वेटर को साइड में रखो। भले ही ये डिवाइन ब्रेकिंग वेपन स्पेशली नेसेट सोल कल्टिवेटर को मारने के लिए डिजाइन किया गया है, उनको ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे मास्टर अभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। बड़ा बेटा कहता है क्या डिवाइन ब्रेकिंग वेपन, छोटा बोलता है क्या इसके पीछे इंपीरियल कोड वाले हो सकते हैं। जबकि शिवेई सोच रही होती है क्या ये एक ट्रैप है, भले ये किसने भी करा हो लेकिन ये कचड़ा फैमिली यही डिजर्व करती है और ये ओल्ड मैन भी इसके लायक ही ये लोग।
और फिर इसके बाद हमें फिफ्थ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदों के साथ कहीं जा रही होती है और उनको बस चलाते हुए कहते हैं तुम लोग कितना स्लो हो यार, वो लिनियन इसी रास्ते से गुजरा है, जल्दी करो यार, मैं उसकी साइड के सभी लोगों को अपने साइड कर लूँगी, अपने शाम से झुका दूंगी मेरे सामने उनको, और साथ ही वो हंसना शुरू कर देती है। और फिर इसके बाद हमें लिनियन को दिखाया जाता है जो कि हैरानी से उस चीज़ की तरफ देख रहा होता है जो कि उसे अभी रिसीव हुई है। वो एक छोटा सा ब्लैक होल की तरह रहता है। लिनियन उसे देखता है और कहने लगता है क्या यही वो डेंजरस चीज़ है, आखिर ये है क्या चीज़। हाँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं परेशान हो गया था, अगर कोई पॉइजन गैस निकली या फिर कुछ और खतरनाक निकला तो वहाँ पे सब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ये आखिर ये क्या काला गोला सा है। और साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है, उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो उसके पीछे पीछे पड़ जाता है। लेकिन कहता है अरे अब मैं क्या करूँ, ये लिटिल ब्लैक होल तो मेरे को हर जगह फॉलो कर रहा है और इस दुनिया में तो साइंस ही नहीं है, तो आखिर मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँगा। क्या हेवन के पास पनिशमेंट देने के आइडियाज़ खत्म हो गए थे, उसने ये क्या अजीब सा भेज दिया है। यहाँ अब मेरे से मत कहना कि ये लिटिल ब्लैक होल मेरी पनिशमेंट है, आखिर इससे हो गई क्या। और साथ ही लिनियन उसमें अपनी उंगली डाल देता है, फिर टच कर देता है तो दिखाया जाता है वो चीज़ एकदम से लिन की तरफ बढ़ जाती है, उसको देखते से लिन चिल्लाना शुरू कर देता है, कहता है फक ये क्या चीज़ है यार। और साथ ही वो उसके मुंह पे टच होती है और साथ ही उसके हाथ में एक ब्लैक से रिंग आ जाती है, वो ब्लैक होल रिंग बन के उसके हाथ में पिन जाता है। लिन कह रहा होता है जरा रुको रुको आखिर हो क्या रहा है। तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है, उसे बताया जाता है ये हेवन की तरफ से एक ट्रश विंग रिंग है जो कि लिनियन को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है, और ये रिंग लिनियन के सोल को कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करती रहेगी। और फिर तभी एक और विंडो ओपन होती है, उसमें बताया जाता है होस्ट की बॉडी के अंदर एक और चेंज को डिटेक्ट करा गया है जिसकी वजह से कर्मा फ्लिप हो गया है। तो ये जो सोल को नुकसान पहुंचाने वाली रिंग है इसका जो इफेक्ट है वो भी रिवर्स हो गया है। अब ये सोल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि सोल को कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन करेगी। दिखाती है देखते से लिन कहने लगता है हेवन ब्रो तुम मेरे साथ खेलना बंद करो यार, तुमने तो मेरे को नर्वस कर दिया था, पता चला तुम तो बस यहाँ पर खुद के साथ और मेरे साथ ट्रिक करने में लगे हुए हो। और फिर तभी यहाँ पर लिन को महसूस होता है कुछ, वो कहता है ओ एक्चुअली अब मैं अपनी सोल से आसपास के सराउंडिंग को सेंस कर सकता हूँ, ये कोई सी ऐसी एबिलिटी है जो कि स्पिरिट सर्विंग रेमन में पहुँचने पर ही मिलती है। और साथ लिन खुश होते हुए बोलता है भले ही मैं स्पिरिट सर्विंग स्टेज से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ लेकिन उसकी सेंस करने वाली एबिलिटी तो मेरे को अभी से ही मिल गई है, ये काफ़ी अच्छे स्किल है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। हेवन ट्रस्ट बिंग रिंग, हेवन तुमने तो मेरे को वाकई में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माल दे दिया है, इससे तो मेरी सोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और साथ ही हेवन ने मेरे को तो एक ऑफिशियली सिस्टम देकर भी रखा है। और ये बात बोलने के बाद जो लिनियन है वो हंसना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद हमें फिफ्थ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि लिनियन को ढूंढ रही है। लिनियन के ख्याल चल रहे होते हैं उसके मन में, वो कहती है वो कितना मैनली है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है और साथ ही वो दिखता भी बहुत अच्छा है। कि तभी यहाँ पर झिपी आ जाती है और बताती है जुबो के ऊपर अटैक हुआ है और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है और तुम मिस झाओ यूइन अभी भी फ्रंट डोर के सामने इस यार्ड में टहल रही हो, इस गार्डन में टहल रही हो। अब मुझसे ऐसा मत कहना कि इस वजह से क्योंकि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। दिखाया जाता है ये सुनते सी फिफ्थ सिस्टर काफी ज्यादा चौंक जाती है, बोलते हैं क्या फादर के ऊपर अटैक हुआ, ये कब हुआ। झिबे बताती है जब तुम्हारी दिमाग में गंदी गंदी बातें चल रही थी और तुम वहाँ से पहले निकल आई, ये उस बीच हो गया। अरे हाँ, तुम्हारे निकलने के बाद ही जाओ वो के ऊपर अटैक हो गया, कि क्या ये बस एक कॉन्सिडेंस है। अब ऐसा मुझसे मत कहना कि इसमें कहीं तुम्हारा कुछ ना कुछ कनेक्शन हो। दिखाती है सुनते से फिफ्थ सिस्टर गुस्सा हो जाती है और बोलती है आगे तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। हाँ, और साथ ही वो अपने बंदों से बोलती है जल्दी करो, मेरे को अपने फादर के पास ले चलो, बिल्कुल भी लेट नहीं होना, अगर लेट हुए तो मैं तुमको मार डालूंगी। और फिर तभी लिन भी यहाँ पर दरवाजा खोल के बाहर आता है। जिबे उसे पूछती है अगर तुम झट से कहाँ भाग गए थे। लिन बोलता है अरे वो मेरा पेट खराब हो गया था थोड़ा, और क्या झाओबो के ऊपर अटैक हो गया, वो तो स्पिरिट सर्विंग स्टेज के काफी करीब था, आखिर उसको मारने वाला असैसिन कितना स्ट्रॉन्ग था। अगर कोई ऐसा हथियार ना होता है जो कल्टिवेटर्स के विरुद्ध जा सके तो इंपीरियल कोड वालों को तो बहुत पहले ही उखाड़ फेंक दिया होता, युगों पहले ही। क्यूआई रिफाइनिंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, क्यूआई गैदरिंग स्पिरिट रिमेल, गोल्डन कोर, नेसेड सोल एंड स्पिरिट सर्विंग, ये सिर्फ फर्स्ट 7 रिमेल्स के कल्टिवेटर्स अभी भी ह्यूमन कैटेगरी में ही आते हैं आफ्टर ऑल। लिनियन कहता है तो अब उस लैंड प्लानिंग का क्या, अब वो रुक गई होगी क्यों, क्योंकि आखिरकार झाओबो को चोट जो लग गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इससे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जिबे बोलती है हाँ, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन तुम्हारी हेल्प की मदद से मैं विनर बन सकती हूँ। और जैसे ही झिवाई यहाँ पर ये बात करती है तो लिन के सामने वो विंडो ओपन हो जाती है, उसमें बता दिया जाता है शायद यहाँ पर जो झिवाई है ना वो यहाँ पर इनको फंसाने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए उसके पॉइंट प्लस हो रहे होते हैं। तो ये देख के जो लिन है वो भी खुश हो जाता है और बोल रहा होता है तुमने जो अभी कहा उसने मेरे को काफ़ी एक्साइटेड कर दिया। झिवाई शर्माते हुए बोलती है असल में मैं वो हिस्सा वापस लेना चाहती हूँ जो कि राइटफुली मेरे ही है, और क्या ये पूछना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और असल में झिवाई यहाँ पर
लिनियन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, बट हमने लिनियन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो नाक में उंगली डालता हुआ बोलता है क्या यहाँ पर कोई भी खाना लेकर नहीं आने वाला, आखिर मेरे को खाने के लिए कहाँ पर जाना होगा, क्या तुम लोगों के पास अच्छा खाना है। इसी तरह की वो बातें कर रहा होता है, जबकि वो लड़की मन ही मन कहती है अरे यार इसको सेड्यूस करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काम ही नहीं करता इसके ऊपर मेरा कुछ। और साथ ही वो फिर उसके सामने आंसू बहाना स्टार्ट कर देती है, बोलती है कि मेरी माँ सिर्फ एक नौकर थी, इसलिए जब से मैं छोटी थी उन लोगों ने कभी भी मेरे को एक फैमिली के तौर पर नहीं देखा। मैंने जो कुछ भी किया है वो बस इसलिए करा है ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं, और वो लोग मेरे बारे में जो भी बातें करते हैं ना वो सारी बस मेरे इमेज को बिगाड़ने के लिए है। वो सब बस मेरे को बदनाम करते रहते हैं, रो रो के बोल रहे होते हैं उनके सामने। और साथ ही वो उसकी तरफ भी बढ़ने लगती है, बोलती है क्या मेरी जैसी लड़की ये सब करना डिजर्व भी करती है। कभी कभी मेरे को लगता है काश मेरे पास कोई होता उसके स्ट्रॉन्ग बॉय जो हमें मैं और ऐसा कहते हुए वो उनके करीब बढ़ने लगती है लिन से चिपकने के लिए, टिकने के लिए। तो लिन फटाक से सेट हो जाता है और कह रहा होता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हाउस और तुम्हारी प्रॉपर्टी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखा तो वो जिबे गुस्सा हो जाती है, कह रही होती है डम कि वाकई में ज़्यादा स्टूपिड है, क्या तू ये नहीं जानता कि मैं इसको यहाँ पे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या इसको पता नहीं सेड्यूस क्या होता है। और यहाँ पर विंडो ओपन होती है, सिस्टम बताता है कि जिबे तुमको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर सिस्टम लिन की फीलिंग्स को रिवर्स में प्लस कर देता है। तो लिन को पूरा मूड खराब हो जाता है यार ये सब देख के और ये सब करने के बाद। और वो मनी मन कह रहा होता है मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला, ये बस यहाँ पर छोटे असूआ बहा रही है, मेरे को उसकी एक सिंगल बात पर भरोसा नहीं। लिनियन उसके करीब आता है और बोलता है अगर तुम सचमुच ऐसी ऑफुल सिचुएशन में हो तो तुमको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जबकि तुम्हारे फादर घायल हैं तो तुम अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट करो, उनके पास पहुँच जाओ और एक चाकू से उनका काम तमाम कर दो, वार करो, उनको मार डालो, फिर उनकी लाश को जला दो। जिबे बोलती है वैसे भी अगर वो हत्या का आदेश देने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों को नहीं ढूंढ पाते तो वो बस ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही थोप देंगे। इंडियन बोलता है फिर तुम मेरा नाम फंसा दोगे, तुम कहोगे मैं जिम्मेदार था, क्यों है ना। होप प्लेस में तो बस एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश रेमेल के शुरुआती स्टेज का बंदा हूँ और मेरे पास गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं है। जिबे बोलती है हाँ हाँ ये सारी बात तुमको बता देना, ये सब सुनने के बाद शायद वो तुमको छोड़ देंगे क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे जो लोग ठहरे क्यों। और साथ ही वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। लिन सोचता है झाओ भूने सेट सौ लेवल पर है और उसके पास काफ़ी स्ट्रेंथ है और उसके लोग भी उससे कोई कम कमज़ोर नहीं होंगे और वो भी काफ़ी पावरफुल ही होंगे। अगर मेरे पास रिवर्स सिस्टम भी है तो भी मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, और अगर उन्हें मेरे सिस्टम के बारे में पता चल जाता है तो ये और भी बुरा होगा। तो अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए लिनियन जिबे के करीब होने का फैसला करता है। तो वो एकदम चापलूस बनता हुआ बोलता है अरे चाहे जो भी हो जाए मैं तो अभी भी तुम्हारे लिए काम करने वाला एक लड़का हूँ, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ काम है तो बस मुझे ऑर्डर दो। और साथ ही वो जिबे के पास पहुँच जाता है, उसको देख के जिबे भी थोड़ी खुश जाती है, उसे भी समझ में आ जाता है कि मैं इसे कोई भी ऑर्डर दे सकती हूँ। इसको बस मतलब थोड़ा डराने तो था कि इसके साथ क्या हो सकता है और अब ये मेरी बात मानेगा। जिबे बोलती है असल में ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने फादर के बारे में कुछ बताती हूँ, उनके एक लव अफेयर के बारे में। दिखाया जाता है ये सुनते से रिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके आगे चमक जाती है, वो कुर्सी लेकर फटाक से उसके पास ही बैठे आते हैं और कह रहा होता है कैसे इन्फॉर्मेशन। जिबे बताते हैं कि इंजो में ज्वाइन होने से पहले वो एक बैटल हार गए थे जिसके नतीजे में वो इलीगल चाइल्ड पैदा हुआ। दिखाया जाता है लिन भी सारी बात समझ जाता है, वो कहता है ओ मेरे को तुम्हारी समझ में आ रही है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम्हारे पास इनहेरिटेंस लेने का कोई अधिकार नहीं है, तो तुम चाहती हो कि मैं उस इलीगल बच्चे को ढूंढूं और फिर अपन उस लीगल बच्चे का यूज़ करते हुए तुम्हारे फादर को पपेट की तरह कंट्रोल कर पाएंगे। जिबे बोलते हो ओह अब जबकि तुम इतना ज़्यादा स्मार्ट हो तो तुमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्यों। एक बार जब तुम ये टास्क फिनिश कर लोगे तो मैं पक्का तुमको एक ऐसा एविडेंस दे दूंगी जिससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि उस असैसिनेशन में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। और यहाँ पर जिबे ने लिनियन के साथ अच्छे से बात करती है तो यहाँ पर उसके पॉइंट माइनस हो जाते हैं, तो जिनका मूड थोड़ा बिगड़ सा जाता है और फिर साथ ही वो हिसाब किताब करने लगता है। कह रहा होता है मैंने 2 दिन रोड के ऊपर बिताए, फिर मैंने 5 दिन 100 जोर सेटर में बिताए और अब मेरे को फ्रिगे से रोड के ऊपर 2 दिन बताने होंगे। जबकि पीछे से जिबे उसकी तरफ देखते हुए कह रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लिनियन कहता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी होगी और कुछ काम भी निपटाने होंगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनते से जिबे मुड़ के खड़ी हो जाती है और मान जाती है, बोलते है ठीक है। अब जबकि वो बूढ़ा आदमी घायल हो चुका है तो तुमको 10 दिन का टाइम मिल गया, तुम्हारे पास बस 10 दिन है, मैं तुमको बस 10 दिन दे रही हूँ और इन 10 दिनों के बाद तुमको उस नाजायज़ बच्चों को ढूंढ कर यहाँ वापस लाना होगा। और साथ ही जिबे अपने ऊपर के कपड़े हटाने लगती है, ये देखते से लिन चिल्लाना शुरू कर देता है, बोलता है क्या तुम भूल गए मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। जबकि जिबे उसकी तरफ देखते हुए बोलती है जरा देखो ये फ्लोवर है, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है। लिनियन ये देख के कविता घबरा जाता है और चौंक जाता है क्योंकि उस फ्लोवर से कोई चीज़ निकलती है हल्की सी और लिन की तरफ बढ़ने लगती है। लिन घबरा जाता है, कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज़ है, और साथ ही अपने हाथों को सामने करता है बट वो चीज़ उसके हाथों को भेजते हुए उसके सर के अंदर घुस जाती है। और जिबे बोलते हैं ये मेरी तरफ से एक स्मॉल गिफ्ट, ये तुम्हारी सोल की पावर को इन्हेंस कर देगा, लेकिन अगर 10 दिनों बाद भी तुम उस लीगल बच्चे को यहाँ पर ला पाने में नाकामयाब रहते हो तो ये चीज़ तुम्हारे सर को फाड़ देगी और एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगी। लिनियन कहता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई
और चॉइस नहीं जिबे की थी। मैंने तो शुरुआत से ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुमको कोई चॉइस देने वाली हूँ। उसकी बात सुन के लिन थोड़ा सोचता है और लिन बोलता है मुझे दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले उस नाजायज़ बच्चे के बारे में कोई सुराग। इसे किंग्सो स्टेट में 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं और तुम मुझसे एक एक करके सभी के घरों के अंदर देखने के लिए तो नहीं कह सकते। जिबे बोलती है मैं बस इतना जानती हूँ कि जिस जगह पर वो बैटल हार गया था उसे चिक्सी यापो कहा जाता है, लेकिन अब किंजो स्टेट में ऐसी कोई जगह नहीं है। और जहाँ तक रही उस उस नाजायज़ बच्चे के खिलाफ कोई सुराग की बात, क्या तुमको लगता है कि वो झाओबू कोई सुराग बचने भी देगा? अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो खुद भी अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगा। दिखाया जाता है, सिस्टम बताता है कि यहाँ पर जो बेन है इसके साथ खेल गई वो इसके साथ, तो दिखाया जाता है यहाँ पर जो लिन है ना उसके पॉइंट प्लस हो जाता है। तो लिन को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वो बोलता है ओह ये गेम तो काफ़ी ज़्यादा सुनने में एक्साइटेड लग रहा है। फाइनली मेरे को समझ में आ रहा है कि वो लोग तुम्हें डेविल के बोलते हैं। और दूसरी चीज़ इन डुआंग बिल को मेरे को वापस कर दो, मेरे को इनकी ज़रूरत है। देखा तो उसके बाद सुनने के बाद किंजुई उस पोटली को अपने पैर से उठाती है और बोलती है नो प्रॉब्लम, वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं, और साथ ही लिन की तरफ करती है। लिन थोड़ा शर्माते हुए उसके पैर से पोटली को ले लेता है और साथ ही उसके रूम से बाहर आ जाता है। कहता है 5 दिन बचे हैं जब लियो फैमिली किन के लिए शादी का हाथ मांगने के लिए आएगी, मतलब कि मेरे पास अभी भी टाइम है। और जहाँ तक रहा उस नाजायज़ बच्चे की तलाश का सवाल, अभी मेरे सर में डेटिक बॉम्ब है, लेकिन ये तो बस मेरे लिए बच्चों का खेल है, इससे मेरे को कोई परेशानी नहीं। चिक्सी यापो नाम के एक जगह पर एक नाजायज़ बच्चे की तलाश काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शायद उस नाजायज़ बच्चे का इस्तेमाल मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ। और हाँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने उस लड़की को भी नहीं देखा। मैं जा रहा हूँ 100 शॉट सेक्टर उससे मिलने के लिए, और साथ ही सेम टाइम पर मैं किन के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगा। और फिर दिखाया जाता है लिन चलता हुआ थोड़ा दूर आ जाता है। कह रहा होता है जबकि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे को पक्का लगता है कि इस बार भी मेरे को उस जिबे ने स्कैम कर दिया है। भले ही मैं वहाँ से निकल आया हूँ, लेकिन चाहे इसे जैसे भी देख लो ये डेफिनेटली सस्पिशियस है। चलो जाने दो, नैरो माइंड। वैसे भी मैंने यह भी डिसाइड नहीं करा है कि मैं वहाँ पर वापस लौट कर जाने वाला हूँ या नहीं। और वैसे अगर मैं वहाँ पर वापस लौट कर नहीं जाता तो जिबे पक्का मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाली है। और फिर तभी लिनियन की नज़र वहाँ पर बात करते हुए बंदों के ऊपर पड़ती है। वो बंदा कहता है क्या तुमने सुना है इसके बारे में, जिस शहर के मेयर की हत्या की जा रही थी उसका शाही अदालत के साथ कोई लेना देना है, इंपीरियल कोर्ट वालों के साथ कुछ लेना देना है उसका। दूसरा बंदा ये सुनते से कहता है ये इम्पॉसिबल है, जब से लॉर्ड झाओ ने झाओ के ऊपर अधिकार किया है तब से हम लोग एकदम चिंता मुक्त होकर जी रहे हैं, तो आखिर इंपीरियल कोर्ट झाओ को क्यों मानना चाहेगी? और फिर दिखाते लिन अपनी अंगूठी की तरफ देखता है और कहने लगता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ यार, इस समय जो चीज़ उड़कर मेरे पास आई है ये वाकई में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। शायद अगली बार मैं ज़्यादा लकी ना हूँ। और साथ ही वो अपने हाथ से उस रिंग को निकालने की कोशिश करता है। क्या हो एक मॉइस्चर या कोई चीज़ मेरे शरीर के अंदर चली जाए जिससे ये फ्लिप नहीं कर सकता। और साथ ही लिनियन अपनी उस अंगूठी को निकालने में लगा हुआ रहता है, लेकिन वो निकल ही नहीं रही होती है। वो बहुत ज़्यादा जोर लगाता है यार, तब भी नहीं निकलते उससे। वो परेशान हो जाता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या तुम मेरे माँ से चिपक गई हो? क्या तुम मेरे को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं अपनी ही उंगली काट डालूँ? हाँ। और फिर तभी लिनियन के हाथ से वो अंगूठी निकल जाती है। ये देख के लिनियन थोड़ी राहत के सांस लेता है। वो कह रहा होता है ओ एक्चुअली ये निकल गई। हाँ। और फिर तभी वो देखता है अरे वो उसके दूसरे हाथ में जाके लग जाती है। ये देखते से लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से अपने हाथ की उस उंगली को देख रहा होता है। और फिर साथ ही लिन गुस्से में अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलता है ये चीज़ तो उंगलियां भी स्विच कर सकती है, मतलब कि उंगलियां काटने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और साथ ही वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस चीज़ को निकाल नहीं पा रहा हूँ। कि तभी उसके हाथ की अंगूठी एक्टिवेट हो जाती है और उसके सामने एक ब्लैक सा हॉल बन जाता है। ये देखते से लिन की फट जाती है। वो कहने लगता है जरा रुको रुको, गुस्सा मत होना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर तभी वो देखता है, वो कहता है वो लगता है कि ये स्पिरिचुअल पावर से ट्रिगर्ड हो गया। और यहाँ पर तो सिस्टम भी मुझे कुछ नोटिफाई नहीं कर रहा है और ना ही यहाँ पर कोई काउंटडाउन हो रहा है और ना ही कुछ बाहर आ रहा है, तो आखिर ये है क्या चीज़ यार? और लिन हैरानी से उसको देखने में लगा हुआ रहता है, जबकि आसपास के लोग लिन को देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं आगे इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है यार, क्या ये पागल हो गया, इसका दिल टूट गया? आजकल के ये यंग बच्चे भी ना, हाँ ये मैं इनसे काफ़ी अपोजिट था। मैं भली लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन मेरा दिल कभी भी किसी के लिए रुका ही नहीं। और फिर तभी लिनियन एक बंदे की तरफ देखता है और कहने लगता है ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुमको मेरे हाथ में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? एक अंगूठी और कुछ पुराने काल से, आखिर इसमें है क्या? क्या तुम इसके जरिए यहाँ पर दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो? आखिर ये चीज़ें किसके पास नहीं होती? दिखाया जाता है लिन मुड़ के जाने लगता है, कह रहा होता है मैं तो बस तुम्हारी आई साइड का टेस्ट कर रहा था, लेकिन मेरे को क्या पता था कि तुम्हारी आंखों के अलावा तुम्हारा दिमाग भी खराब है। तो ये बात सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है और लिन के पॉइंट प्लस हो जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है लिन एक पतले से गली में चला जाता है और फिर वो उस ब्लैक होल के अंदर अपना हाथ डालता है और कह रहा होता है ये लिटिल ब्लैक होल काफ़ी स्टेबल है और ये उस लास्ट टाइम वाले से काफ़ी डिफरेंट भी है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसके अंदर कुछ डेंजर चीज़ है। और इसके अंदर तो मेरा एक पूरा हाथ भी चला गया। क्या हो अगर मैं इसके अंदर से डबल से अपनी स्पिरिचुअल पावर को विड्रॉ कर लूँ? और फिर साथ लेने ऐसे करता है और जैसे वो ऐसा
करता है वो ब्लैक होल फिर किसी रिंग बन के उसके हाथ में पिन जाता है और साथ ही उसके सामने विंडो ओपन हो रही होती है कि तुम्हारे बॉडी इसके पॉइंट्स उसको नरेस कर रहा है। वो लिन की बॉडी के स्टेटस में काफ़ी सारे पॉइंट माइनस हो गए होते हैं। ये देख के लिन चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ओरिजिनली मेरे स्पीडर पावर पे चलता है, डम यू सिस्टम। और साथ ही लिन थोड़ा दुखी होते हुए उस अंगूठी की तरफ देखता है और कह रहा होता है हालांकि शायद ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो गया है कि मैं इस चीज़ का फ्यूचर में कैसे यूज़ करूँगा, लेकिन अभी के लिए। और साथ ही वो उस ब्लैक होल को क्रिएट करता है और अपने पोटले को उसके अंदर फेंक देता है और कह रहा होता है इससे मेरा ट्रेवल थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर लिन के काफ़ी सारे पॉइंट माइनस हो जाते हैं उसको यूज़ करने की वजह से। लिन सोचता है चलो अब चलते हैं, मैं 2 दिनों के अंदर 100 रिजॉर्ट सेंटर के न्यू लोकेशन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। कि तभी यहाँ पर इनके सामने 2 लोग आ जाते हैं जो कि उसका रास्ता रोक लेते हैं। कह रहे होते हैं ज़ारो को। उनमें से एक लिनियन से पूछता है क्या तुम लिनियन को जानते हो, वो एक नया बंदा है इस सिटी गवर्नमेंट में। लिनियन बोलता है अरे मैं उस बंदे को जानता हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना, यहाँ तक कि मैंने उसके बारे में ये सुना है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और उसका कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, महान है वो, एक नंबर। दिखाया जाता है सिस्टम लिन की फीलिंग्स को रिवर्स कर देता है। तो दिखाया जाता है लिन का पूरा मूड बिगड़ आता है और वो मनी मन सिस्टम को गाली देता हुआ कहता है सिस्टम आखिर ये सब क्या है, क्या मैं खुद की तारीफें खुद भी नहीं कर सकता। हाँ, दिखाते वो गुस्सा करते हुए लिन को उसके कॉलर से पकड़ लेता है, कह रहा होता है स्टार्ट अप, अपनी बकवास बंद कर, हमें उसके पास ले चल। लिन फटाक से उसके हाथ को दूर कर देता है और अपने आप को छुड़वा लेता है। कह रहा होता है आगे तुम लोग उसके साथ करना क्या चाहते हो, पहले ये बताओ मेरे को, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उससे मिलने के लिए। ये सुनते ही वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कह रहा होता है इस तरह से ऐड करना बंद कर जैसे कि तो बहुत महान है, जब दूसरा बंदा उसे शांत करा तो बोलता है जरा रुक तो जा यार। और वो बंदा साफ साफ लिन को देख पाता है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, भले वो सामने से थोड़ा बेवकूफ़ जैसा दिखता है। लिन सोचता है अगर मैं इन दोनों को चाहूँ उसे कंपेयर करूँ तो ये दोनों तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं इनको आसानी से संभाल सकता हूँ। दिखाते वो बंदा घबराते हुए बता रहा होता है कि हम लोग 1000 जोड़ सेटर के डिसाइपल हैं और हमारे सेटर लीडर लिन के साथ फाइट करने के बाद से मिसिंग है, गायब हो गए। तो इसलिए हम लिनियन से पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारे सेटर लीडर कहाँ पर हैं। और वो दूसरा बंदा कहता है हमारे सेटर लीडर को उस लिनियन ने ज़रूर धोखा दिया होगा, स्कैम करा होगा उनके साथ, धोखाधड़ी से उसके साथ कुछ कर दिया होगा, नहीं तो हमारे सेटर लीडर के पास जितनी पावर है ना वो ये इम्पॉसिबल है कि वो उन्हें मार सके, खास करके उस लिनियन जैसा कोई। दिखाया जाता है उसके बाद सुने एक बार लिनियन जिबे को याद करता है क्योंकि उसे तो पता ही है कि जिबे असल में इनकी लीडर हुआ करती थी। लोगों का सेटर लीडर असल में जिबे ही थी, बस एक लड़के का फेस लेते हुए। और लिन को ये बात पता है तो वो मनी मन कह रहा होता है तो अभी वो मरी नहीं है, लेकिन अगर वो वापस भी आ जाती है तुम लोगों के पास तो तुम लोग उसे पहचान नहीं पाओगे। और साथ ही लिन उन्हें बता देता है कि मैं ही लिनियन हूँ। ये सुनते से ही वो दोनों डर के मारे वहीं गिर के बेड़े आते हैं। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हारे सेक्टर लीडर अभी मरे नहीं है, लेकिन वो मेरे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने एक मॉन्क बनने का फैसला करा, इसलिए उन्होंने इस कॉमन वर्ल्ड को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए तुम लोग भी अब उन्हें छोड़ दो और प्लीज़ अब यहाँ से अब चले जाओ। दिखाया जाता है वो दूसरा बंदा लिनियन का पाँव पकड़ लेता है, कह रहा होता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हमें सेक्टर लीडर को ढूंढने की ज़रूरत है, हमारा 1000 जोड़ सेटर लीडर अभी बहुत बड़े खतरे में है, अगर हमारे सेटर लीडर वापस नहीं आते तो हमारा 1000 जोड़ सेटर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। लिनियन कहता है आगे तुम ये बोल क्या रहे हो, जरा डिटेल में बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। वो दूसरा घुसेल बंदा उस बंदे को पकड़ के पीछे कर देता है और कह रहा होता है अब इतना नहीं सुना बंद करो। और साथ ही वो लिनियन को बताता है कि असल में 100 जोड़ सेटर वालों ने 1000 जोड़ सेटर वालों को खत्म करना शुरू कर दिया है और तुम तो 100 जोड़ सेटर के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो अब मुझसे ऐसा मत कहना कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। लिनियन कहता है क्या 100 जोड़ सेटर वालों ने तुम लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया, 100 जोड़ सेटर वालों के पास जितने स्ट्रेंथ है, क्या इससे ये पॉसिबल भी है। दिखाते हैं सुनते से वो दोनों अपने अपनी पावर रिलीज करते हैं और वो घुसल बंदा चलाते हुए बोलता है 100 जोड़ सेटर हम लोगों को तबाह कर रहे हैं और ये एब्सोल्युटली सच है, यहाँ तक कि वो बूढ़ों औरतों और बच्चों पर भी रहम नहीं खा रहे हैं। और अगर तुमने हमें नहीं बताया कि हमारे सेटर लीडर कहाँ पर हैं तो फिर हमें पहले तुम्हें ही टेक डाउन करना होगा। और साथ ही वो लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है, बट उसके अटैक का लिनियन के ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसके पॉइंट प्लस हो जाते हैं। लिनियन बोलता है चलो मेरे को अपने 1000 जोड़ सेटर में ले चलो, मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा और देखूंगा, अगर तुम्हारी कही हुई बात सच होती है तो इस मैटर को मैं खुद अपने हाथों में लूंगा। दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और घबरा भी जाता है क्योंकि इसका अटैक लिनियन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। और दिखाया जाता है लिनियन आगे की तरफ बढ़े आता है और कह रहा होता है अगर तुम जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल भी सच नहीं हुई तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं जानना चाहोगे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। और साथ ही लिनियन गली से बाहर आ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए हुआन को याद करता है और मनी मन कहता है हुआन क्या तुम्हारा 100 जोड़ सेटर वाकई में कुछ ऐसा कर रहा है। और फिर दिखाया जाता है लिन उन दोनों के साथ मिलकर 100 जोड़ सेटर के न्यू लोकेशन पर पहुंच जाता है और उन दोनों में से एक बंदा बताता है कि हमारे सीनियर ब्रदर ने भी यहाँ पर इकट्ठा होने का फैसला करा है, हम लोग मिलकर 100 जोड़ सेटर वालों से जवाब मांगना चाहते हैं। लिनियन क्या लगता है मेरे को अभी भी याद है 1000 जोड़ सेटर के बहुत सारे डिसाइपल ही तो थे जो 100 जोड़ सेटर को टेक ओवर करना चाहते थे। दिखाते हैं सुनते से उनमें से खिलाते हुए कहता है ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है, जो लोग हमारे पास आए थे 100 जोड़
सेटर्स है उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं थी और वो सभी ही खुद की इच्छा से यहाँ पर आए थे, हमारे पास आए थे। दिखाते ये बात सुनते से जो लिनियन है वो हुआन जाओ की बात याद करता है। सोच रहा होता है उसने कहा था 1000 जोर सेटर वालों ने हमारे 100 जोर सेटर के सभी डिसाइपलों को ले लिया है। और ये बात याद करने के बाद लिन सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि हुआन जाओ जिन सभी के बारे में बात कर रही है वो केवल 10 लोगों के आसपास ही हो। हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहा हूँ, पर आखिर क्यों। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर 1000 जोर सेटर के कुछ डिसाइपल आ जाते हैं और दरवाजे के पास जाके चिल्ला रहे होते हैं, 100 जोर सेटर के लीडर का नाम ले रहे होते हैं, वांग मैंगजोन। तुम्हारा सेक्टर हमारे बहुत सारे डिसाइपलों को मारे जा रहे हैं लगातार, जल्दी से बाहर आओ, हमें जवाब चाहिए, हमें एक्सप्लॉइटेशन दो। दिखाते दरवाजा खुलता है, सेटर लीडर बाहर आते हुए कह रहा होता है ये सारी गलतफहमी है गाइस, तुम लोग हमको गलत समझ रहे हो। तभी मिस हुआन आगे बढ़ती है और चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है तुम इडियट्स कहीं के, हमारा 100 जोर सेटर हमेशा से तुम लोगों से बुली होता रहा है और इस लोकेशन पर तो जस्ट अभी हमने अपना क्या कहते हैं सेटर फाउंड करना स्टार्ट करा है और अभी हमने यहाँ पर सब कुछ सेटअप भी नहीं करा है, तो आखिर हम कैसे किसी को मारने का प्लान कर सकते हैं। हाँ, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पर फंसाया जा रहा है। इसके अलावा तुम्हारे सभी एल्डर्स बेसिकली फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिमेल पर हैं, अगर हम चाहें भी तो हम उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम उन्हें नहीं मार सकते। मिस हुआन को इस तरह से देख के वो लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर उनमें से कहने लगता है वैसे तुम जो कह रही हो वो थोड़ा रीजनेबल भी लग रहा है और सेंस भी बना रहा है, भले ही अगर 100 जोर सेटर स्ट्रॉन्ग हो भी गया है लेकिन वो अभी इस लोकेशन पर सेटअप होने में बिजी है और साथ ही उनके पास मुश्किल से फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिमेल के बस 2 ही प्रैक्टिशनर हैं। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहने लगता है बिग ब्रदर का तुम उसके बारे में भूल गए, और साथ ही वो लिनियन की फोटो दिखाते हुए बोलता है अभी भी ये पर्सन इनके साथ ही मिला होगा जिसने हमारे सेटर लीडर को नुकसान पहुंचाया था और मुझे लगता है कि हमारे एल्डर्स को इसके द्वारा ही मार दिया गया होगा। और फिर तभी यहाँ पर लिनियन आ जाता है, बात सुन के कह रहा होता है ओ मेरे को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार, खुशी हुई, लेकिन अफसोस के बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है तो तुम लोग इसका ब्लेम मेरे ऊपर नहीं डाल सकते। जबकि मिस हुआन उसको एकदम से देख के थोड़ी चौंक जाती है और कहने लगती है लिनियन तो तुम फाइनली वापस आ गए। लिनियन फटाक से आगे बढ़ते हुए उसके सिर के ऊपर हाथ फेरता है और कहता है हाँ मैं वापस आ गया और तुम एकदम ठीक लग रही हो, लेकिन तुम अभी भी एकदम बददिमाग के दिमागी हो, एकदम डमी हो तुम हमेशा की तरह। और साथ ही वो आगे बढ़ जाता है, इतने दिन बीत गए हैं लेकिन फिर भी ये एकदम वैसा का वैसा ही है, उतना बुरा। हाँ, मुझे तो इससे दोबारा मिलने के लिए इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। मैं इतने दिनों से सिटी में रह रहा था और तुम्हारे ये 2 जूनियर ब्रदर इस बात का सबूत हैं, इसलिए ये हाईली पॉसिबल है कि कोई बंदा हमारे 100 जोर सेटर को फंसा रहा है। वो बंदा कहता है ठीक है, भले ही तुमने अगर 1000 जोर सेटर के ऊपर अटैक नहीं करा है लेकिन फिर भी हमारे सेक्टर लीडर तुम्हारे साथ बैटल करने के बाद से ही मिसिंग है। और तभी लिनियन उसे लात मारता है और कह रहा होता है तुम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, तुम ही लोग थे जो आगे से मेरे से तेज चल रहे थे, मेरे साथ आके मैच क्रिएट करी, तो आखिर मैं तुमको क्यों बताऊंगा कि तुम्हारा सेटर लीडर कहाँ पर है। दिखाया जाता है वो बंदा भी आगे से गुस्सा हो जाता है, उछलाते हुए कहता है लिनियन, और साथ ही वो एकदम सेफ लैंडिंग करते हुए बोलता है मुझे बताओ या फिर मारे जाओ, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। लिनियन कहता है शायद वो फ्रिगेट से अपेयर नहीं होना चाहता। ये सुनते से वो बंदा गुस्सा हो जाता है और लिन के ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है फिर तुम्हें भी गायब हो जाना चाहिए, बट लिन के ऊपर उसका अटैक का कोई असर ही नहीं होता, उल्टा उसके ही पॉइंट प्लस हो जाते हैं। लिनियन कहता है तुम्हारा ये अटैक तो काफी ज्यादा कमजोर है तुम्हारे मास्टर के उस 8 जोट वाले अटैक के सामने, इसलिए तुम्हारा इन जैसे अटैकों के साथ मेरे ऊपर अटैक करना बेकार है। और साथ ही लिन यहाँ पर अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है तुम लोगों के लिए यही बेटर होगा कि तुम लोग जरा ढंग से बिहेव करो। दिखाया जाता है लिन के पावर प्रेशर के सामने वो सभी झुक जाते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लिनियन कहता है ये मेंटल रिप्रेशन वही तो काफी ज्यादा यूजफुल है, सिस्टम देखो जरा, ऐसे कुल बना कहते हैं। और फिर दिखाते पीछे से वही 2 लोग आते हैं, उनमें से कहता है डैमेट, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर आकर हमारी साइड से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करोगे। और दूसरा बंदा कहता है 100 जोर सेटर हमारे लोगों को कंटिन्यू मारे जा रहा है और तुम यहाँ पर आकर उन्हीं की हेल्प कर रहे हो, तुम तो बहुत बड़े वाले कमीने निकले, मेरे को तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर लिन की बेइज्जती हो गई ना, इसलिए उसके पॉइंट प्लस हो जाते हैं और लिन में खुश हो जाता है और कहने लगता है ओ ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कूल बनेगी, तो एक्सीडेंटली मैंने यहाँ पर कूल एड कर दिया, मैं भूल गया था कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। सेक्टर लीडर आगे बढ़ते हुए बोलता है ये सारी बस एक गलत फहमी है, इसलिए यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जबकि हुआन चलाते हुए कह रही होती है डैड क्या आप भूल गए इन लोगों ने पहले अपन को किस तरह से ट्रीट करके रखा था, मेरे हिसाब से ये लोग ये चीज़ डिजर्व करते हैं। सेक्टर लीडर बोलता है पहले की सभी चीज़ें तो वो चैन सुबह ही कर रहा था, आखिर ये लोग उसमें क्या ही कर सकते थे, इन लोगों का उन सब में कोई दोष नहीं। और अब जबकि कोई 1000 जोर सेक्टर के लोगों को मारकर हमारे 100 जोर सेक्टर को फंसा रहा है, तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस बाधा को पार करने के लिए आपस में हाथ मिला लेना चाहिए। सेक्टर लीडर की बात सुनते से ही वो बंदा सेक्टर लीडर से थोड़ा इंप्रेस हो जाता है, कह रहा होता है सेक्टर लीडर हुआन आप तो काफी हाई मॉरल और जस्टिस पर यकीन करने वाले मैन लग रहे हो,
मुझे विश्वास है आपने जो भी कहा, कोई तो है छाया में जो कि तार खींच रहा है। सेक्टर लीडर उन लोगों से बोलता है कम ऑन तुम लोग अंदर आ जाओ, थोड़ा आराम करो और अपनी चोट का इलाज भी कर लेना। दिखाते वो झुकते हुए बोलता है आपका शुक्रिया सेक्टर लीडर हुआन। जबकि मिस हुआन पीछे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती हैं और चिल्लाते हुए अपने डैड से कहती है डैड आखिर आप ये क्या कर रहे हो। हाँ, इन लोगों ने अपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, अपन के साथ बुरा करने की भी कोशिश की कितनी बार, और आप अभी भी ऐसे में इनकी हेल्प कर रहे हो। तभी लिनेन पीछे से मिस हुआन को आवाज़ देते हुआ बोलता है हे डमी, आखिर की नज़र क्यों नहीं आ रही, क्या वो तुम्हारे साथ इसी प्लेस पर नहीं रह रही थी। हुआन फटाक से लिन को कॉलर से पकड़ लेती है और गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम डमी किसको कह रहे हो। हाँ, यहाँ पर तुम डम हो और तुम यहाँ पर आने में लेट हो गए हो। सिस्टर किन पहले ही अपनी लिन फैमिली के पास वापस चली गई हैं और यहाँ पर हुआन ने लिन को ऊपर चिल्लाया ना तो उसके पॉइंट प्लस हो जाते हैं। लिनियन कहता है भले ही देर हो चुकी है लेकिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और जहाँ तक रहा किन की सिचुएशन का सवाल, लियो फैमिली द्वारा उससे शादी के लिए पूछने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। फिर भी क्या तुम चाहती हो कि मैं तुरंत निकल जाऊँ किनको बचाने के लिए, या फिर तुम चाहती हो कि मैं यहीं पर थोड़े दिन रुकूँ और तुम्हें कंपनी दूँ। मिसवा शर्मा जाती है और बोलती है आगे किसे तुम्हारी कंपनी की जरूरत है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हालांकि बात सिर्फ इतनी है कि हमारे 100 जॉर्ज सेक्टर को बस तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो मदद करना तो रुको, नहीं तो अपनी तशरीफ उठा के यहाँ से चलते बनो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मिसवा ने फ्रिके से लिन के साथ थोड़ी रूट तरीके से बात करती है तो यहाँ पर लिन के पॉइंट प्लस हो जाते हैं। तो लिन भी खुश हो जाता है और कह रहा होता है तुम तो मेरे ऊपर अभी भी भड़की हुई हो, चलो जाने दो, चलो अंदर चलते हैं, मेरे को बहुत भूख लगी है, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आना। और फिर इसके बाद हमें एक सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्टर लीडर उन 1000 जॉर्ज सेक्टर के लोगों को लेकर आ चुके रहते हैं। उनमें से एक बंदा पूछ रहा होता है आखिर ये जगह पूरी ये नोरा से क्यों भरी हुई है, क्या इस प्लेस में इस जगह में कुछ गड़बड़ है। सेक्टर लीडर बोलता है सिटी काउंसिल ने हमें जो जगह दी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में चिंता करने के बजाय तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो मुसीबत में है वो तुम लोग हो। और फिर सीन लिनियन की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कि ठूस के खाने में लगा हुआ रहता है। कहता है तुम्हारे फादर तो काफ़ी इंप्रेसिव है और ऐसा लगता है कि 1000 जॉर्ज सेक्टर अब तुम्हारे साथ अब्जॉर्ब होने वाला है, तुम लोग उसे अपने साथ मिला लोगे, अब्जॉर्ब कर लोगे। जबकि उसकी बात सुनने के बाद मिस वन बोलती है क्या इंप्रेसिव, बल्कि वो तो कावर्ड एंड डरपोक हैं। हालांकि हाल ही में स्पेशल लैंड की स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो रिकवर हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुमने कुछ मिनट पहले देखा ही ना, उन लोगों ने मेरे फादर के साथ मिसबिहेव करा लेकिन एंड में मेरे डैड ने उनको माफ़ कर दिया। लिन कहता है तुम्हारे फादर एक एम्बिशियस लीडर है यार, समझा करो, अभी तो उन्हें बहुत दूर तक जाना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, तो उन्हें थोड़ा इस तरह का भी होना पड़ेगा, तुम्हें समझना चाहिए। मिस वन बोलती है मैं समझती हूँ लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे फादर मेरे से कुछ छुपा रहे हैं, और इसके अलावा ये फीलिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही है। हुआन लिन का मुंह पोंछते हुए बोलती है चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, इस मैटर को साइड में रखो, अभी तुमको किन के पास जाना है, उसको रेस्क्यू करना है, बचाना है, तो निकलने के लिए तैयार हो जाओ। लिन येन हुआन की तरफ देखता है और साथ ही फटाक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इस वक्त में तुमसे कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, बस मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं पक्का डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनूंगा। दिखाते लिन की बात सुनने के बाद मिस वन थोड़ी हैरान होती है और साथ ही बुरी तरह से शर्मा जाती है। फटाक से अपना हाथ छुड़ाते हुए घूमती है और कह रहे होते डम आखिर तुम्हें क्या बात कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने तक के लिए क्यों वेट करूंगी, वैसे भी काफी सारे लोग लाइन में हैं जो मुझे शादी करना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं। और फिर ठीक इसी मोमेंट पर जूकियान भी आ जाता है दरवाजा खोलते हुए और बोलता है यंग मिस, और सामने का नजारा देख कहता है और कहने लगता है ओह क्या मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया। मिस वन बोलती है क्या तुम्हें कुछ काम है, क्या तुम कुछ कहने के लिए यहाँ पर आए हो। कैन बताता है कुछ दिनों में मेरी मम्मी की डेड एनिवर्सरी होने वाली है तो मेरे को वापस जाना होगा और उनके कमर को ऑनर करना होगा, लेकिन मुझे सेटल लीडर मिल ही नहीं रहे हैं ताकि मैं इन्फॉर्म करूँ सकूँ उनको इस बारे में, इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गया। दिखा दो तो हुआ ने उसका काम कर देती है, उसके पास के ऊपर कुछ कर देती है और बोलती है ये लो एग्जिट पास और सस्पिस को उनको अवॉइड करना। और फिर साथ ही इसी मूवमेंट पे लिनियन भी उठ के खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है मेरे को भी निकलना चाहिए। मिशवान शर्माते हुए बोलती है ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद मिशवान बोलती है मेरा इंतजार करना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, मैं डेफिनेटली उससे पहले तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। मैं अपने फादर की दी हुई टेक्निक को जो काफ़ी अच्छे से सीख रही हूँ। और फिर साथ ही सीन यहाँ से झिबे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो बोल रही होती है वो बूढ़ा आदमी हुआन मैगजोन वो उस समय एवल सेक्टर का तीसरा प्रोटेक्टर बनने के काबिल था, भले ही उसकी कल्टिवेशन ख़त्म कर दी गई है फिर भी उसे कम नहीं आंका जा सकता। अगर उसने दल बदल नहीं किया होता तो अभी करंट में सेंटनेस वही लेडी होती और मुझे ये घोर दुर्भाग्य नहीं सहना पड़ता। दुर्भाग्य से शायद उसने वो तलवार पहले ही हासिल कर ली है
है, वांग मैगजोन मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। और फिर इसके बाद सीन लिन फैमिली के रेजिडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर अपने किन है दिखाया जाता है। एक सर्वेंट आती है और किन से बोल रही होती है, मिस ये रही आपकी वेडिंग ड्रेस, प्लीज इसे एक बार ट्राई कर लीजिए। किन बोलती है, आखिर से क्या बदल जाएगा अगर मैं ट्राई करती हूँ या नहीं, अगर वैसे मैंने ट्राई नहीं करा तो क्या मैं इस मैनेज से रिफ्यूज़ कर सकती हूँ। वो सर्वेंट बोलती है वो तो तभी किन उससे बोलती है बस यहीं पर रोक दो और यहाँ से चली जाओ। वो बोलती है ठीक है। और फिर दिखाते कि आगे बढ़ते हुए उस शादी के जोड़े के पास पहुँच जाती है और देखते हुए बोलती है, लिनियन मेरी ख्वाहिश थी कि ये वेडिंग ड्रेस मैं खास तुम्हारे लिए पहनूं, लेकिन लिन फैमिली के खातिर मेरे को किसी और से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए अपनी इनोसेंस बरकरार रखूंगी। और फिर इसके बाद सीन सेट हो जाता है। अपन को 100 जोर सेटर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अपना लिन निकल पड़ रहा है और उसके साथ साथ जूक्यान भी जा रहा होता है। तो लिन उससे बोलता है, वाकई में ये दुनिया कितनी सरप्राइजिंग है, लास्ट टाइम जब लोग 100 जोर सेटर में आ रहे थे तब भी आप लोग साथ थे और अब जब जा रहे हैं तब भी आप लोग साथ हैं। तो जूक्यान कहता है, मुझे याद है मैंने उस टाइम मास्टर लिन का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है असल में तो मैंने खुद का ही मजाक उड़ाया। लिन उसे कोहनी मारता हुआ बोलता है, तुम वाकई में इतने बुरे भी नहीं हो, लेकिन मुझे सिर्फ वो लोग पसंद है जो मुझे नीचा देखते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। उस गाने वाले पार्ट को छोड़कर तुम मुझे काफी पसंद आए और अब वैसे मैं वहाँ पर वापस नहीं जाने वाला और मुझे लगता है कि तुम अभी इतना जल्दी में नहीं हो, इसलिए ये लो पूरी 200 डिंगवान बिल, इनमें से एक तुम रख लेना और बाकी मिस हुआन को दे देना। दिखा दिया सुनते से जूक्यान बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उसके हाथ से वो डब्बा उछलने लगता है। कह रहा होता है क्या 200 डिंगवान पिल, क्या मैंने एकदम सही सुना। लिनियन आगे बढ़े आता है और कह रहा होता है फ्यूचर में अपना दायरा बढ़ा लेना और बेमतलब की चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होना फालतू में। और फिर लिन वहां से उड़ जाता है। कह रहा होता है कि इनकी हेल्प करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जुबे की उस पर्सन को ढूंढने में हेल्प करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शायद मेरे को इस चीज का आंसर ढूंढने के लिए बैटलफील्ड पर जाना होगा, जहाँ पर झाओबू ने अपनी आहार को सफर करा था, हार गया था वो, उस जगह पर जाना होगा। और फिर इसके बाद हमें हेवनली पनिशमेंट सेंटर के किसी सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है। उसी मार्क्स वाले बंदे को दिखाया जाता है। वो पूछता है लिनियन के बारे में क्या खबर है। वो बंदा कहता है जासूसों ने बताया कि लिनियन अब किंजाओ गवर्नमेंट में नहीं है और वो एक छोटे से सेक्टर में गया था जिसे 100 सेक्टर कहा जाता है, और फिर वो वहां से भी तुरंत निकल गया। वो मार्क्स वाला बंदा अपनी फायर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, अब मैंने अपनी स्पिरिचुअल इनहोली फायर पर अच्छे से कंट्रोल पा लिया है। अब मेरा अगर उसके साथ सामना होता है तो मैं उसको एसेस में बदल दूंगा। और वो बंदा बोलता है, यंग मास्टर अगला दिन यन एंड का रिवर्सल डे नज़दीक है, अगर ये मिस हो जाता है तो इसका नतीजा अनइमेजिनेबल होगा। यंग मास्टर कहता है वो तो बस एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज का कल्टिवेटर है, तो आखिर मेरे को उसको हराने में कितना ही टाइम लगेगा। और फिर इसके बाद सीन लिन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि उड़ते हुए किन के नज़दीक पहुंच रहा होता है। और जैसे जैसे वो किन के नज़दीक पहुंचता है तो उसके पॉइंट माइनस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किन बैठे बैठे उसी के बारे में सोच रही होती है एकदम अच्छे मन से। तो यहाँ पर लिन के काफी सारे पॉइंट माइनस होते हैं, उसका मूड भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है और साथ ही उसकी फीलिंग्स भी रिवर्स होने लगती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, तो एक जगह पे उतर जाता है और कहता है ये लिन अब मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो किन शादी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है, लेकिन वो ये चीज़ रिजर्व करती है। वैसे भी इसमें सिर्फ उसी की गलती थी और उसको बचाने के लिए जाना बस बेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन फिर भी लिन अपनी फीलिंग से लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है डम ये फॉर्मेबिलिटी ये मेरे को सडनली डिस्करेज करे जा रही है और मेरा खुद के ऊपर से कंट्रोल लूज हो रहा है। खुद के ऊपर कंट्रोल रख पाना मेरे लिए काफी हार्ड हो रहा है, ये डम सिस्टम। और फिर साथ ही एकदम से 100 पॉइंट उसके और कट जाते हैं, उसका मूड पूरा बिगड़ जाता है। लिन चिल्लाते हुए कहता है तू डम सिस्टम थोड़ी तो इंसानियत दिखा यार, तेरे अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। और यहाँ पे फ्रिगर से लिन के बहुत ज़्यादा पॉइंट कटते जाते हैं, तो यहाँ पर लिन पूरी तरह से रिवर्स ही हो जाता है। उसके मन में किन के प्रति रिवर्स फीलिंग आ जाती है। वो कहता है किन तू कमी नहीं कहीं की, मैं तेरे को मार डालूंगा। और बस यहीं पर इस सीरीज़ का सीज़न 1 एंड हो जाता है और अभी तक सीज़न 2 रिलीज़ नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस सीरीज़ का आप लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो आप कोई सी न्यूज़ स्टार्ट करेंगे आप लोग अपने इस चैनल के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके ऊपर भी आप ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाएंगे। तो मिलते हैं आप फिर किसी न्यू सीरीज़ के अंदर। जब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।